हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका सीटेट प्रिपरेशन क्लासेस में। और आज की इस क्लास में करने वाले हैं संपूर्ण सीटेट। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझो आपका सीटेट पास हो चुका है। जी हां, इस वीडियो को देखने के बाद दुनिया की कोई ताकत आपको सीटेट पास करने से नहीं रोक सकती। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपका इस बार का पूरा सीटेट का पेपर केवल इस एक वीडियो के अंदर से पूरा पेपर आपको छपा हुआ मिलेगा। जी हां, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सीटेट के ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि सारे के सारे सब्जेक्ट केवल एक वीडियो में यहीं पे पूरा का पूरा निचोड़ आपके सामने लेके आए हैं। वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ में, फुल ट्रिक्स के साथ में, फुल टैगवर्ड्स के साथ में। बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बता दोगे, इतना आसान आप लोगों के लिए सीटेट को बना दिया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने आंख, नाक, कान सब कुछ खोल के बैठ जाओ पूरी अटेंशन के साथ में। इस वीडियो का एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर से आपका पूरा का पूरा सीटेट का पेपर बनने वाला है। बिल्कुल जो है एग्जाम से एक दिन पहले आप ये वीडियो देख के जाना और अगले दिन पेपर देने चले जाना। पूरा पेपर आपको इस वीडियो में से देखने को मिलेगा और बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व भी करोगे। तो इस बार आप सबका सीटेट पास है, बिल्कुल गारंटी के साथ में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फटाफट से। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दो, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही अभी और भी कुछ वीडियोस, टिप्स वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी बाकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, उससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सीटेट के नोट्स नहीं लिए हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स आपके कंप्लीटली ऑल सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, पूरा निचोड़, जिसको आप मुश्किल से 2-3 दिन में, 4 दिन में पढ़ करके पूरा तैयारी आप जो है कर सकते हैं। आपके रिवीजन के लिए, तैयारी के लिए बेस्ट है कंटेंट। पूरा पेपर आपका जो है नोट्स में से फंसता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फटाफट से लाइक कर दी वीडियो। जल्दी शुरू करने से पहले पहले वीडियो लाइक हो जानी चाहिए सभी लोग। बहुत जबरदस्त वीडियो है आपके, मतलब ऐसा वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सीटेट के इतिहास का नंबर 1 वीडियो है, तो लाइक तो बनता है। शेयर भी करना और फीडबैक भी देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए देखो, तो संपूर्ण सीटेट में सबसे पहला सब्जेक्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसमें पहला जो टॉपिक है सबसे, वो है आपका बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। और इस एक टॉपिक से आपके 3 प्रश्न आते हैं। किस तरह से आते हैं वो भी मैं बताते चलूंगा आपको बीच बीच में, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और उसको किस तरह से आपको सॉल्व करना है। एक प्रश्न तो आता है आपका सिंपल बुद्धि के बारे में, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताना है, बस इतना आता है। दूसरा आपका आता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। और तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो आपका जो प्रकार है बुद्धि के, 9 प्रकार हैं, इनमें से विशेषता पूछता है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि एक बच्चा ऐसा है जिसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, क्रिकेट में बहुत अच्छी जो है उसकी पकड़ है, या वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो उसके अंदर किस प्रकार की बुद्धि होगी। तो इस प्रकार से आपको एक विशेषता देता है और फिर आपसे पूछता है। तो 3 प्रकार के प्रश्न आपके बुद्धि से ही रिलेटेड आपके पूछे जाते हैं सीटेट में। अब इनको सॉल्व करते हैं, यानी कि इनको समझते हैं किस तरह से हम प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहली चीज, बुद्धि जो है वो बहुआयामी होती है, ये 100% सिद्ध हो चुका है। यानी कि बुद्धि केवल एक प्रकार की एक विशेषता नहीं है, बुद्धि के बहुत सारे आयाम हैं, जैसे कि भाषाई बुद्धि, गणितीय बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि। तो क्या हो गया, बहुबुद्धि बुद्धि जो है वो बहुआयामी होती है। तो इसको पहचानने का सिंपल सा यही फंडा है कि जब आपसे पूछा जाए प्रश्न कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए, तो जिस कथन में बहु शब्द देखने को मिल जाए वही आपका आंसर राइट होगा। बिल्कुल 100% उसी को आंसर राइट लगा देना। जैसे मैं आपको बताता हूं, 4 ऑप्शन दिए आपको। बुद्धि जो है मनुष्य की संज्ञानात्मक क्षमता है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा, बुद्धि जो है एक प्रकार की मानसिक विशेषता है। दूसरा, बुद्धि जो है एक स्थिर लक्षण है। और चौथा, बुद्धि जो है मानव मानसिक विशेषताओं का एक समूह है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, जो चौथा ऑप्शन है जिसमें बोल रहा है कि मानसिक विशेषताओं का समूह है, समूह मतलब एक से ज्यादा। तो जब ऐसा शब्द आपको देखने को मिलेगा कि एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो वही ऑप्शन आपका राइट होगा। यानी कि यहाँ पे 4th ऑप्शन आपका राइट होगा, आंख बंद करके। इसी प्रकार से समुच्चय वर्ड दे दे या बोल दे वो विविध विशेषताओं का समूह है, या विविध प्रकार की बुद्धि होती है। विविधता का मतलब भी एक से अधिक होता है। तो इस प्रकार के जहां शब्द आपको मिलेंगे बहु से रिलेटेड, वो आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा जो एज इट इज एग्जाम में आ रखी होंगी, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज आएंगी। दूसरी चीज, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। सिंपल सी बात है, बस अगर आपसे ये पूछ ले, 4 मनोवैज्ञानिक के नाम देगा वो, हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की वगैरह वगैरह दे दिए 4, आपको पहचानना होगा किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने। सिंपल बात है, ठीक है। अब जो ये बहुबुद्धि का सिद्धांत है, इसके अंदर हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया है। ठीक है,
कौन कौन सी है? नंबर 1 है भाषाई बुद्धि। भाषा, इनकी विशेषताओं भी हम जो है इनको समझते हुए चलेंगे, क्योंकि आपसे अभी मैंने बताया था ना इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। भाषाई बुद्धि का मतलब ये होता है जो जिन बच्चों की या जिन व्यक्तियों में बोलने की क्षमता बहुत अधिक होती है, उनकी शब्दावली बहुत अच्छी होती है, उनके अंदर भाषाई बुद्धि ज्यादा पाई जाती है। जैसे कि टीचर के अंदर भाषाई बुद्धि अच्छी होती है, नेता जो भाषण देते हैं उनके अंदर अच्छी होती है भाषाई बुद्धि, और जो स्पीच देते हैं उनके अंदर अच्छी होती है। गणितीय तार्किक बुद्धि, यानी कि जिनके अंदर गणना करने की क्षमता या तर्क करने की क्षमता ज्यादा होती है, वो उनके अंदर ये वाली बुद्धि होगी। स्थानिक बुद्धि उनके अंदर होगी जिनके अंदर मैप को समझने की या जगहों को समझने की बुद्धि होती है, कि कौन सी जगह कहां पर है, वो कौन सी दिशा में है। यानी कि जैसे दिल्ली इस जगह पे है तो उसके हिसाब से गुजरात कौन सी दिशा में होगा, 2 सेकंड में बता देंगे वो कहां कहां से, पूरे दुनिया का मैप या कि इस तरह की सापेक्ष स्थितियां, वो इस तरह की बुद्धि उनके अंदर होती है। ठीक है। शारीरिक गतिक बुद्धि, ये मोस्टली प्लेयर्स और एथलीट के अंदर होती है, जो खेलने में यानी कि जो बॉडी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जिनके अंदर शरीर की गति का इस्तेमाल होता है, कैच पकड़ना है बॉल का, फुटबॉल में आपको किक मारनी है, तो उनके अंदर क्या होगी? शारीरिक गतिक बुद्धि होगी। संगीतिक बुद्धि, जिनके अंदर गाने बजाने वाले जैसे कि म्यूजिशियन होते हैं या सिंगर होते हैं, उनके अंदर ये वाली बुद्धि होती है। अंतरावैयक्तिक बुद्धि, सबसे ज्यादा प्रश्न इनसे आ रहे हैं आजकल। अंतरावैयक्तिक बुद्धि, जब आप अपने अंदर की इच्छाओं को, अपने मन को समझने लगते हैं कि मेरे अंदर क्या भाव चल रहे हैं, क्या इमोशंस चल रहे हैं, या मैं किस प्रकार का इंसान हूं, अपनी इच्छाओं को जान लेना, उसको कहते हैं अंतरावैयक्तिक बुद्धि आपके अंदर डेवलप हो चुकी है। और जब आप यही सेम चीज दूसरे के बारे में समझने लगते हैं कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरे का भाव, दूसरे की इच्छा, हम होता है ना दोस्तों में, हम कह देते हैं कि मैं अपने दोस्त को देख के बता सकता हूं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अंतरवैयक्तिक बुद्धि। दोनों में थोड़ा सा ही मात्रा का फर्क है, ये अंतरावैयक्तिक अपने लिए, अंतरवैयक्तिक दूसरे के लिए। ठीक है। प्रकृतिवादी बुद्धि उनमें होती है जो प्रकृति से रिलेटेड जो है जानकारी रखते हैं, जैसे कि किसान है, उसको पता होता है इस मौसम में बादल आएंगे तो बारिश हो जाएगी, इस मौसम में जो है हमारी फसल इतनी बड़ी हो जाएगी, तो वो मौसम के बारे में और यहाँ पे प्रकृति के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में ज्यादा उनको नॉलेज होती है। इसी प्रकार से ये मौसम विभाग वाले जो वैज्ञानिक होते हैं उनके अंदर ये बुद्धि होती है। अस्तित्ववादी बुद्धि, ये थोड़ी सी धार्मिक कह सकते हैं और इसको आध्यात्मिक कह सकते हैं, जिनके अंदर ये वाला ज्ञान होता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, मनुष्य का जन्म कैसे होता है, और पाप पुण्य वगैरह ये सब चीजें, धरती अस्तित्व में कैसे आई, ये सब चीजें जिनकी जो बुद्धि इसमें चलती है, उसका हो गया अस्तित्ववादी बुद्धि। इतना ही खेल था बुद्धि से रिलेटेड, इससे बाहर से कोई प्रश्न नहीं आता, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, सॉरी प्रश्न नहीं, अगला टॉपिक है यहाँ पर आपका वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इससे प्रश्न आपके कम से कम भी नहीं तो 5-6 प्रश्न आते हैं। किस प्रकार से? 2 तो आपके सीडीपी में ही पूछ लेता है, उसके बाद हिंदी पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी और मैथ पेडागोजी में भी इसके प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इनका जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, उसको हम पूरा ना पढ़ के सिर्फ आपको एक संजीवनी बूटी दे रहा हूं, उसी से आपका पूरा सिद्धांत सॉल्व हो जाएगा कि बच्चे के प्रत्येक विकास में या फिर अधिगम में सबसे बड़ी भूमिका समाज की होती है, इनका ये मानना है। अगर आपसे पूछे संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, तो प्याजे क्या बोलेंगे आपके कि खोज और निर्माण से होता है, बच्चा एक्टिविटीज करेगा, बच्चा जो है चीजों के साथ में एक्सपेरिमेंट करेगा तब होगा। ये क्या कहते हैं? समाज में छोड़ दो बच्चे को, अपने आप विकास हो जाएगा। समाज में छोड़ दे बच्चे को, अपने आप से भाषा विकास हो जाएगा। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि समाज के साथ में रह करके, एक दूसरे से इंटरेक्शन करके, एक दूसरे के साथ में काम करके बच्चा जो है सारी चीजें सीखता है। यह है इनका मतलब कहने का। और इनके टैग वर्ड ये होंगे, जब भी प्रश्न वाइगोत्स्की के बारे में आए क्वेश्चन में, इन 3-4 शब्दों में से जिस ऑप्शन में ये देखने को मिले वही आंसर राइट है। समाज हो गया, परस्पर अंतःक्रिया हो गया, इसी प्रकार से सामूहिक सामाजिक कार्य। ये कहते हैं कि कक्षा में भी बच्चों को एक दूसरे के साथ समूह बना करके पढ़ाओ। ये नहीं कहते इंडिविजुअल पढ़ाओ, ये कहते हैं समूह बना दो, तब बच्चे ज्यादा सीखेंगे इनके हिसाब से वाइगोत्स्की के। तो मुख्य बिंदु वही है इसके कि किशोरावस्था को क्या कहा जाता है। किशोरावस्था में जो है बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। ये कई बार प्रश्न आता है ना, किस अवस्था में बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं, तो किस अवस्था में? किशोरावस्था में। गैंग एज या गिरोह अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। पहले भाषा बाद में संज्ञान, इनका कहना है, समझ रहे हो इस बात को? ये कहते हैं कि पहले बच्चे के अंदर भाषा आती है, संज्ञानात्मक विकास बाद में बढ़ता है। प्याजे के हिसाब से पूछ ले तो जीन प्याजे इसका उल्टा करते हैं। जीन प्याजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास पहले होता है, भाषा बाद में आती है। और उनका लॉजिक भी सही है कि जो हम बोलते हैं शब्द, वो पहले उसकी मानसिक संरचना हमारे दिमाग में बनती है, तब हम पूरा विचार करने के बाद में उसको
बोलते हैं, कहते हैं ना पहले सोचो फिर बोलो, तो वही जीन प्याजे कहते हैं कि पहले मानसिक संरचनाएं बनेंगी उसके बाद में भाषा आएगी। लेकिन इनका कहना उल्टा है, ये कहते हैं पहले भाषा आएगी फिर संज्ञान आएगा। तो इनके नाम भी याद रखने हैं कि इनके हिसाब से भी पूछ लेता है कि ये वाली बात जो है वाइगोत्स्की के हिसाब से है या जीन प्याजे की। उसके अलावा बच्चे जब खुद से बात करते हैं, अपने मन मन में जो बातें करते हैं, उसको वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो वाइगोत्स्की उसको कहते हैं व्यक्तिगत वाक, है ना, जब हम अपने आप से ही मन मन में बातें करते हैं। और ऐसा बच्चे क्यों करते हैं, ये वाले प्रश्न भी 2 साल से ज्यादा आ रहा है। कई बार 2 साल से जो है कई बार ये प्रश्न पूछ रहा है कि बच्चे जो है व्यक्तिगत वाक क्यों करते हैं। तो उसका मतलब होता है स्वनियमन के लिए, स्वनियमन या स्वनियंत्रण, या फिर अपने काम को दिशा देने के लिए। स्वनियमन का मतलब यही होता है कि अपने जो विचार है उसको एक नियंत्रित वे में, नियंत्रित तरीके से उसको हम आगे बढ़ाएं, इसलिए हम अपने आप से बातचीत करते हैं। यहीं पे एक चीज और पॉइंट बता देता हूं, ये जो पॉइंट है कि खुद से बात करना व्यक्तिगत वाक कहलाता है, अगर यही चीज आपकी जीन प्याजे के हिसाब से पूछ ले कि जीन प्याजे आपको क्या कहते हैं इसको, जो बच्चे अपने खुद से बात करते हैं, तो जीन प्याजे कहते हैं अहम केंद्रित वार्ता। क्या कहते हैं? अहम केंद्रित वार्ता। इसको भी आप याद रखेंगे, जीन प्याजे के हिसाब से अहम केंद्रित, ठीक है। बस इतना होगा इसका। इसमें से ही आपके जो है 3-4 प्रश्न आपके इसी में से बन जाएंगे, ध्यान रखना बिल्कुल एक एक पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें जो है 4 अवस्थाएं हैं और उन अवस्थाओं के गुण पूछता है आपसे। इन पे आने से पहले इसके कुछ और पॉइंट है, उनको पहले समझ लेते हैं। खोज और निर्माण का सिद्धांत किसने दिया? सिंपल सा एक प्रश्न बनता है और 4 ऑप्शन देगा, चारों में मनोवैज्ञानिक के नाम दे देगा। तो खोज और निर्माण का सिद्धांत किसने दिया? जीन प्याजे ने। इसका मतलब यह है कि बच्चा पहले खोज करता है। जब बच्चा पैदा हुआ और धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपने एक्सपेरिमेंट करते रहता है अपने वातावरण के साथ में, अपने आसपास की चीजों के साथ में जो है वो खेलता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, कुछ भी करे, लेकिन वो कर रहा है कुछ ना कुछ। तो करके सीखना जो होता है उसी को खोज और निर्माण का सिद्धांत कहा है। किसने? जीन प्याजे ने। स्कीमा क्या है? स्कीमा इनके सिद्धांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है। तो स्कीमा जो मानसिक संरचनाएं होती हैं उसी को स्कीमा कहते हैं। यानी कि मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मुझे जो है पराठा खाना है, तो ये जो मेरे दिमाग का एक विचार है वो स्कीमा ही है, एक तरह से क्या है? स्कीमा ही है। तो जितनी भी मानसिक संरचनाएं होती हैं उन सबको इन्होंने क्या नाम दिया? स्कीमा। अब 2 पॉइंट आते हैं इनके पास, समावेशन और एक आता है समायोजन, ठीक है। तो समावेशन क्या है और समायोजन क्या है? तो जब हम किसी चीज को सीखने जाते हैं, यानी कि कोई अधिगम में बच्चा कोई चीज सीखने वाला है, तो उसको सीखने में अगर वो अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है और उसमें बदलाव कर रहा है जो सीखना है, तो वो समावेशन है। कैसे? जैसे कि बच्चे को हिंदी की टाइपिंग सीखनी है, टाइपिंग पता है ना, हिंदी की टाइपिंग सीखनी है, तो वो अपना इस्तेमाल किसका करेगा? इंग्लिश की टाइपिंग का। यानी कि पहले उसने इंग्लिश की टाइपिंग सीखी हुई है, उसका ज्ञान उसमें काम आएगा हिंदी टाइपिंग सीखने में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अधिगम का समावेशन हो रहा है, यहाँ पे ज्ञान का समावेशन हो रहा है। अब अगर ऐसी चीज सीखनी है जहां पे पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल ना हो रहा हो, उसके बारे में उसे पहले से ना पता हो, तो वो आपका समावेशन कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब आते हैं अवस्थाओं पे। पहली अवस्था है जीन प्याजे की इंद्रिय गामक अवस्था, जो कि होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की। इस अवस्था में संवेदनाओं के द्वारा बच्चा सीखेगा। ज्यादातर संवेदनाएं ही चलती है बच्चे की, जैसे कि खाने पीने पे ज्यादा बच्चे का ध्यान रहता है, क्योंकि भाषा है नहीं, संज्ञानात्मक विकास उच्च स्तर का है नहीं, तो संवेदनाओं के द्वारा ही ये ज्ञान प्राप्त करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं इस अवस्था में होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं मतलब रिपीटेड, एक ही क्रिया को बार बार दोहराना, उसको हम प्रतिवर्ती क्रिया। वस्तु स्थायित्व का गुण इस अवस्था में आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण ये होता है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है 3-4 महीने का, तो उसको जो है इमेजिनेशन पावर नहीं होती, यानी कि उसके सामने से अगर उसका खिलौना हटा दिया जाए तो वो उसको भूल जाता है। लेकिन जैसे बच्चा 18 महीने का होता है, 19-20 महीने का, तो अगर उसका खिलौना उसके सामने से हटा दिया तब भी उसको पता होता है कि मेरा खिलौना कहीं है, उसने छुपा दिया, और उस खिलौनों को वो ढूंढने की कोशिश करता है। तो इसको हम वस्तु स्थायित्व का गुण कहते हैं। अनुकरण यानी कि दूसरों को देख के इमिटेट करके सीखना। खिलौने तोड़ना इस एज में चलता है, खेलना चलता है नॉर्मल अपने खिलौनों से। दूसरी स्टेज आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। इसमें विचारों की उत्क्रमणीयता, यानी कि विचार जो है वो बदलते रहते हैं, टिके हुए नहीं रहते, बहुत फास्ट बदलते हैं। आत्मकेंद्रिता, आत्मकेंद्रिता मतलब यह है कि इस दुनिया की सारी चीजों को बच्चा जो है खुद से जोड़ता है। जैसे कि वो कहेगा कि सूरज जो है वो सिर्फ मेरे को देखता है या मेरे लिए ही उगता है। जैसे कि वो दौड़ रहा होता है, जैसे भाग के जाते हैं,
तो वही चांद जो होता है वो भी साथ साथ भाग के जा रहा है, ऐसा हमें भी फील होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि चांद मेरा पीछा कर रहा है, या उसको ऐसा लगता है कि जो मेरा गुड्डा गुड़िया है वो मेरे साथ में खेल रहे हैं, जबकि वो खेल नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ एक इमिटेशन कर, वो ऐसा सोच रहा है। तो ये आत्म केंद्रित का गुण होता है। जीववाद, जीववाद का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है निर्जीव चीजों को जिसमें गति हो उसको जीवित समझने लगता है। जैसे कि पंखा होता है, पंखा घूमता है, उसमें गति है, तो उसको लगता है कि ये एक जीवित चीज है। इसी प्रकार से हवाई जहाज है, तो वो चलता है तो उसको लगता है ये जीवित चीज है। तो जिसमें भी गति होती है उन चीजों को, निर्जीव चीजों को जीवित समझ लेना जीववाद का गुण होता है। सूचकता मतलब होता है कि किसी भी सिंबल के साथ में किसी दूसरी चीज को कनेक्ट कर लेना, ठीक है। विभेदीकरण जो होता है वो आपका विभेदीकरण इसमें आएगा या इसमें, हाँ विभेदीकरण ठीक है। विभेदीकरण का मतलब यही है कि जो चीजें हैं उनमें जो है वो पहचान करने लगता है। विभेदीकरण को एक सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि पहचान करने लगता है, कि जैसे कि रंगों में पहचान, कि ये वाला रंग अलग है और ये वाला रंग अलग है। और इसी प्रकार से खाने पीने की चीजों में विभेद कर सकता है कि ये वाली चीज अलग होती है, ये वाली चीज अलग होती है। टेस्ट में आपका कि ये वाली चीज खट्टी है, ये मीठी है, तो विभेद करने वाला जो गुण है वो इसमें आ जाता है। उसके बाद बात करें अगली स्टेज पे आते हैं, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको हम कहते हैं, जो कि होता है 7 से 11 वर्ष तक की। इसमें क्या है, तार्किक चिंतन आ जाता है, मूर्त चिंतन होता है। मूर्त मतलब जो चीजें सामने है सिर्फ उनके बारे में बच्चा चिंतन कर सकता है। पलटावी गुण इस अवस्था में आ जाता है। पलटावी गुण होता है कि जहां से शुरू किया है वापस से वहीं पे आ जाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने जो है 2 गुणा 2 करके 4 किया, तो अगर इसका पलटावी की बात करेंगे हम, तो 4 को अगर फिर से 2 से मैं भाग दूं तो वापस से क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, है ना। 2 को 2 है हमारे पास सिंपल, उसको हमने 2 से गुणा किया तो 4 आ गया, लेकिन अगर 4 को उसी 2 से भाग कर दिया तो वापस से हमारे पास 2 ही बच जाएगा जो शुरू में था। तो ये एक होता है पलटावी गुण, यानी कि संरचना को जहां से शुरू किया है संक्रिया को वहीं पर वापस लौट के आ जाना पलटावी गुण होता है। तो वो आता है इस अवस्था में। गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान, मेनली इस अवस्था को पहचानने का सिंपल सा तरीका यही है कि जितने गणितीय गुण होते हैं वो सारे इसी में आते हैं, इसी अवस्था में। जैसे कि क्रमबद्धता, यानी कि चीजों को क्रम से लगाना। जैसे कि उसके पास 5-6 पेंसिल है, कोई छोटी है कोई बड़ी है फिर उससे बड़ी, तो वो अगर उसको क्रम से लगा देता है, पहले सबसे छोटी फिर सबसे बड़ी, सॉरी पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी, तो ये अगर क्रम से बच्चा लगा रहा है इसका मतलब जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर है, ठीक है। तो गणितीय चीजें जितनी भी होंगी वो इसी स्टेज में स्टार्ट होती हैं। आगे आता है लास्ट आपका अमूर्त या औपचारिक अवस्था, जिसमें जो होती है 11 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक भी मानते हैं, और जीन प्याजे जो मानते हैं सॉरी जीन प्याजे नहीं, जो इसकी एक किताब है अरुण कुमार की, उन्होंने 11 से 15 साल तक माना है, और एक एस के मंगल की किताब है साइकोलॉजी की, उन्होंने 18 वर्ष माना है। तो कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि ये जो है 11 वर्ष से लेके वयस्क अवस्था तक होती है ना, 18 वर्ष तक हम इसको मान सकते हैं। तो इसमें अमूर्त चिंतन आ जाता है। देखो यहाँ पे मूर्त था, सिर्फ यहाँ पे क्या था कि जो चीजें सामने हैं उसके बारे में बच्चा सोच सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो चीजें सामने नहीं है उसके बारे में बच्चा सोच सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें बाहर की, जैसे ताजमहल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ताजमहल तो एक बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट हो गया। अमूर्त का मतलब यह हुआ कि मैं बात करूं आपसे, एक सवाल इस तरह से पूछ लिया, कोई भी संकल्पना कि बताओ हमने जो है 112 को 5 से भाग दिया, फिर उसके बाद में उसको 50 से गुणा किया, फिर उसके बाद उसमें से जो है सीमा जो है उसमें से 17 अंक लेकर चली गई, तो हमारे पास क्या बचा। तो इस तरह से क्या है, ये सिर्फ हमने मौखिक बोल के बताया, तो ये एक तरह से अमूर्त चीज है। अगर हम इसी चीज को लिख के उसके सामने दें तो वो मूर्त में आ जाएगी। तो मूर्त चिंतन जो इस अवस्था में रहता है, और जब चौथी अवस्था में आता है तो अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, यानी कि जो चीजें सामने नहीं है उनके बारे में भी वो सोच विचार कर सकता है, मानसिक क्रियाएं कर सकता है और आपको जवाब भी दे सकता है। कल्पना करना आ जाएगा इसमें, जब अमूर्त चिंतन आ गया तो कल्पना तो करेगा बच्चा। संज्ञानात्मक विकास जो है उसमें थोड़ी सी परिपक्वता आ जाती है, यानी कि वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ठीक है। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, जो कि एक ऐसा लगता है कि ये मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन मैं इसको आसान बनाने की कोशिश करता हूं आपके लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं लिखी है, क्योंकि उससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या समझ में नहीं आ रहा वो चीज है। इसको आसान से समझाता हूं जिससे आप प्रश्न का आंसर पहचान पाए। देखो 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली चीज, पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत, ये होती है आपकी 3 साल से लेके 7 साल तक।
दूसरी है परंपरागत, ये होती है 7 साल से लेकर 10 साल तक। और तीसरी है आपकी परा परंपरागत, ये होती है 10 साल से लेकर और आपका 13 साल तक मानते हैं इसको, ठीक है। हाँ ये मानते हैं, ठीक है। तो अब मान इसको बात करें हम कैसे, तो देखो पूर्व परंपरागत में, और इसके नाम से पहले तो इसको नाम से समझ लेते हैं। परंपरागत का मतलब होता है कि परंपरा जो हमारे समाज में चल रही है उसके हिसाब से हम अपना जो है नैतिक कार्य कर रहे हैं, या जो भी हमें काम करने होते हैं हम हिसाब से कर रहे हैं, जो हमारी आसपास के समाज में जो चीजें चल रही हैं। अब इससे पहले अगर हम जाएंगे तो ये पूर्व यानी कि परंपरा का बारे में बच्चे को पता ही नहीं है, समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में बच्चे को पता ही नहीं है, उससे पहले चले गए हम। तो वो कैसे काम करेगा, जो उसकी मर्जी आएगी वो करेगा, जो उसको खाने में अच्छा लग रहा है वो खाएगा, जो उसको खेलने में अच्छा लग रहा है वो खेलेगा, उसको कोई मतलब नहीं है नैतिकता पैतिकता से, है ना। तो और इसके बाद में अगर हम आ जाए, जो हमारे समाज में चीजें चल रही होती हैं सारी कानून वगैरह वगैरह, उससे अगर हम आगे बढ़ जाएं, उससे और ऊपर आ जाएं, तो क्या होता है कि फिर हम परंपराओं को नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि वो परंपराएं सही भी हैं या नहीं है, क्या इससे भी अच्छी चीजें हो सकती हैं समाज में, तो वो चीज आ जाती है। इतना क्लियर है। अब आते हैं इसके चरणों पे। देखो पूर्व परंपरागत अवस्था में 2 चरण होते हैं। पहला चरण है आपका दंड एवं आज्ञाकारिता, और दूसरा चरण है आत्म अभिरुचि या प्रतिफल अभिमुखता। इसको समझते हैं। इसमें जो नैतिक विकास होता है या नैतिक कार्य होते हैं वो आपके दंड की वजह से होते हैं, यानी कि बड़े हमको कोई डांटेगा, बड़े जो हमारे माता पिता हैं वो हमको पीट ना दें, इसलिए हमें टेबल को गंदा नहीं करना है, हमें खाने को जमीन पर नहीं गिराना है, हमें पिटाई हो जाएगी। तो नैतिक कार्य किसकी वजह से हो रहे हैं, डर की वजह से हो रहे हैं, दंड की वजह से हो रहे हैं। ये फिर आज्ञाकारिता, माँ बाप ने कहा है तो ये काम करना ही पड़ेगा, माता पिता ने कहा है तो आपको जो है घर स्कूल जाना पड़ेगा, या टीचर ने कहा है तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा। तो ये आज्ञाकारिता वाली चीजें चल रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे आत्माभिरुचि, यानी कि जो पसंद है, मैंने अभी बोला था ना, अपने आप को जिसमें मजा आ रहा है बच्चा वो चीज कर लेता है। उसको कुछ चीज खानी है तो वो ये नहीं कहेगा सामने मेहमान बैठे हैं वो खा लेगा उसको, बात खत्म, ठीक है। प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब होता है लेन देन, यानी कि मैं आपको अपना पेंसिल दे रहा हूं, आप मुझे अपना पेन दो तो बराबर हिसाब है, नहीं तो नहीं है। अब आप मेरे से ये ले रहे हो पेन, अपनी कोई चीज मेरे को नहीं दे रहे हो, तो ये मेरा जो है ये अच्छे से काम नहीं चल रहा है। बड़े होते हैं हम तो क्या करते हैं भाई, हम दे देंगे अपने दोस्त को, ले भाई मेरा पेन है तू रख ले कोई बात नहीं। ये क्या है, ये एक परोपकारी गुण आ गया। ये तो बाद में आएगा ना जब समझदार हो गए हम, लेकिन उस स्टेज में क्या है भाई, तूने मेरी चीज ली है अब तेरी चीज मैं लूंगा, बात तभी क्लियर होगी। तो इसमें क्या है, लेन देन वाली चीजें उधर लिखा है देखो। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये भी चीज है, अगर हम जो स्टोरी है हिंज वाली जिसमें उसने दवाई चुरा ली थी उसके हिसाब से, तो उसमें भी क्या होता है, ये आपने चोरी की है आपको सजा मिलेगी। क्या बोल रहे हैं, आपने चोरी की है आपको जेल भेज दिया जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई सोचना विचारना नहीं है। तो यहाँ पे वही है, पहली स्टेज में है ये चीज, आपने चोरी की है आपको सजा मिलेगी, बात खत्म। अब आते हैं सेकेंड स्टेज पे। इसके जो चरण है 2, उसमें क्या है, पहला चरण अच्छा लड़का अच्छी लड़की, दूसरा चरण अधिकार संरक्षण। अच्छा लड़का अच्छी लड़की के मतलब क्या है कि ऐसे काम करते हैं बच्चे जो दूसरों को पसंद आए, यानी कि तारीफ पानी है उनको और दूसरे की नजर में अच्छा बनना है उनको। तो इस स्टेज में बच्चा स्कूल भी जाने लगता है, तो वो ऐसे काम करता है जिससे क्या होता है कि टीचर खुश हो जाए, माता पिता खुश हो जाए, हमें तारीफ करे हमारी, है ना, या हमें कोई गिफ्ट दे दे खुश हो गए। अधिकार संरक्षण मतलब ये हो जाता है कि जो समाज में चीजें चल रही हैं, जो समाज में चल रही हैं चीजें, उसके हिसाब से ही जो है वो, सॉरी क्या कह रहा हूं, हाँ अधिकार संरक्षण में आ जाता है यहाँ पे। परंपराएं इसको कह सकते हैं, ये सामाजिक नियम कह सकते हैं। तो जो हमारे समाज में चीजें चल रही होती हैं, नियम, जैसे कि नॉर्मल नियम हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई किसी की चोरी नहीं करनी है, या हम ये कह सकते हैं कि समाज के हिसाब से कि हमें जो है डेली उठकर जो है सुबह में पूजा करनी है। तो इसका क्या है कि इसका कोई संवैधानिक, ये संवैधानिक नियम नहीं है, ये हमारा सामाजिक नियम है। या हमें उठकर जो है सुबह में बड़ों के पैर छूने हैं, या हमें जो है जब हम किसी से मिलेंगे बड़े से तो हमें नमस्ते करना है। तो ये वाले जो गुण हैं ये क्या है, ये परंपरागत है, ये किसी संविधान में लिखे हुए थोड़ा है, ये हमारे सामाजिक नियम है। तो उसको लगता है कि जो समाज में नियम बने हुए हैं वो अच्छे बने हुए हैं और उन्हीं पर हमें चलना चाहिए। तो ये चीज है। अब आता है बच्चा परंपरागत में। तो यहाँ पे क्या है, संवैधानिक नियमों को पहले तो वो पहचानने लगता है ना, इस स्टेज को, यानी कि जो कानून है उसके हिसाब से चलना चाहिए। चाहे हमारे समाज में अगर कोई ऐसा परंपरा बनी हुई है जो कानूनी रूप से खराब है तो उसको हटा देना चाहिए, और कानूनी जो कार्यवाही है या जो कानून का नियम है
उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, इस स्टेज में। उसके बाद लास्ट स्टेज जब आती है ना, लास्ट चरण सार्वभौमिक नैतिकता, तो यहाँ पे वो बच्चा, अब बच्चा जो है बड़ा हो गया है, तो बच्चा वो ये सोचने लगता है कि ये जो कानून बना हुआ है, अगर इसकी वजह से भी समाज में कोई नुकसान हो रहा है तो इस कानून को भी बदल दो और कानून से ऊपर उठ के देखो कि समाज के कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वो स्टेज आती है इस यहाँ पे लास्ट में, नैतिकता वाले में, सार्वभौमिक नैतिकता में। ठीक है, इसमें यह भी है कि इसमें नियम बदले जा सकते हैं समाज के कल्याण के हिसाब से। क्लियर है इतनी बात? चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा सामाजिकरण। सामाजिकरण से भी दो प्रश्न आपके आ जाते हैं, हर बार आते हैं, ये तो पक्का है, लिख के ले लो, मतलब ये तो आने ही आना है 100%। तो इसमें सामाजिकरण का मतलब जो होता है, अर्थ वो तो ये होता है कि समाज के नियमों और मापदंडों के साथ में समायोजन या अनुकूलन कर लेना। मतलब समायोजन का मतलब और अनुकूलन का मतलब ये है कि समाज के मापदंडों के साथ में घुल मिल के हम रहना सीख गए हैं। ये मतलब है कि जो समाज के मापदंड है या जो समाज में बनी हुई चीजें हैं, पूरे नियम कानून, उसके हिसाब से हम वहां पे एग्जिस्ट करना सीख गए हैं, है ना। इसको हम क्या कह रहे हैं? समाजीकरण कह रहे हैं। मेन जो प्रश्न बनता है वो बनता है इसका कि बालक के सामाजिकरण में प्रथम भूमिका किसकी है, बालक के सामाजिकरण में द्वितीय भूमिका किसकी है, उससे मेन प्रश्न आपका बनता है। तो प्रथम भूमिका होती है परिवार और पास पड़ोस की, यानी कि बच्चा जो सबसे पहले समाजीकरण सीखेगा वो घर से सीखेगा, तो परिवार की भूमिका सबसे पहली होती है। द्वितीय जो होती है वो विद्यालय की होती है, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहां पे उसको सोशलाइजेशन सिखाया जाता है। ठीक है, और मीडिया इसमें इंक्लूड रहेगा और समाचार पत्र इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। आजकल टेलीफोन भी, सब मोबाइल फोन यूज हो रहे हैं, तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे सेकेंडरी में। सब फर्स्ट में वही रहेंगे परिवार और आसपास की चीजें, मतलब पास पड़ोस। ठीक है, अब आते हैं हम डेवलपमेंट पे, विकास पे। विकास से जो जो प्रश्न बनते हैं वो सारी चीजें पॉइंट यहाँ पे आपके लिखे हैं, एक एक शब्द में एक एक प्रश्न छुपा हुआ है, ध्यान रखना। विकास का अर्थ क्या है? प्रगति, यानी कि किसी चीज में बढ़ोतरी होना, यानी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सेम चीज है, जैसे हम बोलते हैं ना देश का डेवलपमेंट हो रहा है तो देश में उन्नति हो रही है, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से बच्चे का विकास हो रहा है तो बच्चे का विकास मतलब बच्चे में उन्नति हो रही है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और उसकी एबिलिटीज में भी। उसी प्रकार से बढ़ोतरी और परिवर्तन, यानी कि बदलाव भी हो रहा है। बच्चे में बदलाव होता है ना, उसके वजन में, उसके हाथ में, आकार में, और उसकी बुद्धि में, उसकी समझ में बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं विकास के? इनसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। निरंतरता, यानी कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्रमबद्धता, विकास जो है क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता है, यानी कि चरण बाय चरण चलता है। वैसे जैसे कि अभी हमने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा है, तो पहले बच्चे में जो है 1 और 2 को जोड़ने की क्षमता आएगी, फिर उसके बाद में 12 और 15 को जोड़ने की क्षमता आएगी। ऐसा नहीं कि बच्चे ने 1-2 जोड़ना आता नहीं है और शुरू में ही उसने 20 और 30 को जोड़ दिया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये विकास भी क्रमबद्ध तरीके से चलता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें शारीरिक रूप की, शारीरिक विकास की, तो पहले बच्चा बैठना सीखेगा, फिर क्रॉलिंग करना, फिर खड़े होना, उसके बाद में बच्चा चलना सीखेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बच्चे ने चलना शुरू कर दिया हो, तो उसको हम क्रमबद्धता कहते हैं कि विकास जो है क्रम से चलता है। लचीलापन होता है विकास में, यानी कि कभी घटता है कभी बढ़ता है, ये चीजें अभी इस चीज को हम विकास के सिद्धांतों में भी पढ़ने वाले हैं। मात्रात्मक प्लस गुणात्मक होता है। कैसे? मात्रात्मक का मतलब ये होता है जिसको माप सकते हैं, जैसे कि शारीरिक वृद्धि को माप सकते हैं। अभी बच्चे का वजन 10 किलो है, कुछ दिन के बाद 12 किलो हो जाएगा, कुछ महीनों बाद 15 किलो हो जाएगा, तो माप सकते हैं। इसी प्रकार से उसकी लंबाई माप सकते हैं, तो ये मात्रात्मक हो गया। गुणात्मक क्या है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास। सामाजिक विकास को माप थोड़ा सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं, गुणों के आधार पे उसका अवलोकन करते हैं, उसको देख करके, उसके व्यवहार को देख करके हम सामाजिक विकास का पता लगाते हैं कि ये बच्चा कितना सामाजिक है। तो ये गुणात्मक होते हैं। तो कुछ मात्रात्मक होते हैं, कुछ गुणात्मक होते हैं, इसलिए दोनों हम इसको कह सकते हैं। बहुआयामी होते हैं। ये प्रश्न आपका बहुत बार कंफ्यूज करता है आपको। एक दिशीय होता है विकास, या विकास जो है एक सीधी रेखा में चलता है, ऐसे वाले पॉइंट बोल देता है, वो गलत होते हैं। वो पॉइंट गलत होते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो डाले जाते हैं प्रश्न में। हमेशा याद रखो बहुआयामी होगा, जैसे बुद्धि में बताया था, बुद्धि बहुआयामी है, विकास भी बहुआयामी ही है, क्योंकि इसमें बहुआयामी का मतलब वही है, इसके प्रकार शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है, वगैरह वगैरह। चलिए और आगे बढ़ते हैं। विकास के मुख्य आयाम 4 होते हैं। ये प्रश्न आपका बहुत बार आया है सीटेट में। विकास के मुख्य आयाम कौन कौन से हैं? शारीरिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट। इसमें कई बार जो है वो कंफ्यूज करता है, 4 ऑप्शन देता है और चारों में 4-4 देगा।
किसी में संवेगात्मक की जगह पे मान लो उसने भाषा विकास डाल दिया, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाषा विकास, यार विकास का तो होता है, एक पार्ट ये है भाषा विकास भी, लेकिन वो मुख्य नहीं है। वो क्या है, वो आपका मुख्य आयाम में नहीं है। भाषा विकास जो है वो संज्ञानात्मक विकास का ही एक पार्ट बनेगा अगर हम उसको डिटेल में जाएंगे तब। लेकिन आप बस इसको याद कर लो कि 4 होते हैं और ये वाले होते हैं, सिंपल बात है। विकास की अवस्थाएं, फर्स्ट स्टेज होती है शेष अवस्था, पहली तो उससे गर्भ अवस्था होती है, लेकिन उससे कभी प्रश्न बनते नहीं है। तो शेष अवस्था होती है जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। इसमें क्या है, विकास सबसे तेज गति से होता है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि सबसे तेज गति से कौन सी अवस्था में विकास होता है, तो सबसे तेज गति से शेष अवस्था में ही होता है। कई लोग सोचते हैं कि किशोर अवस्था में होता है, बहुत बार मैंने देखा है, कभी जब लाइव क्लास चलती है तो कई बार ऐसे आंसर देते हैं किशोर अवस्था में होता है, शेष अवस्था में होता है। प्रतिवृत्ति क्रियाएं होती है, संवेदनाएं होती हैं, जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरी स्टेज है पूर्व बाल्यावस्था, जो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की होती है। ये भाषा विकास की सबसे संवेदनशील अवस्था होती है। ये सबको याद होगा कि ये प्रश्न सीटेट पे कितनी बार आ चुका है। पूछते हैं भाषा विकास की सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है, और आप लगाते हैं शेष अवस्था। गलत है, पूर्व बाल्यावस्था होती है, जो कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की होती है। इस स्टेज में ही बच्चा भाषा का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा करता है। उत्सुकता बढ़ जाती है, जिज्ञासा बढ़ जाती है, नई नई चीजों को जानने की क्यूरियोसिटी। उसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 साल से 12 वर्ष तक की होती है। इसको उत्पादी अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा उछल कूद ज्यादा करता है, दंगे करता है, मतलब शरारतें जिसको हम कहते हैं। गिरोह अवस्था कहते हैं इसको, अभी हमने पढ़ लिया पीछे। सृजनात्मकता इसमें आनी शुरू होती है। फिर आता है आपका किशोर अवस्था, जो होती है आपकी 12 से 18 वर्ष तक की। ये इसको हम तनाव की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेंशन्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि शारीरिक बदलाव बहुत सारे होते हैं। अपियरेंस में होगा, लड़कों की दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो जाती हैं, लड़कियों का शरीर का आकार बदलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है क्या होता है, उसी प्रकार से जो है सेक्स हार्मोन इसमें डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। लड़कियों को जो है, जो लड़कियों का जो मासिक चक्र होता है वो स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें इतनी सारी नई चीजें होती हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं और कंफ्यूजन में रहता है कि ये चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, और अगर ये हो रही हैं तो इसको मैनेज कैसे करना है, उनको आता नहीं है मैनेज करना। तो इसलिए थोड़ा सा इस स्टेज में डगमगाई हुई स्टेज इसको हम कह सकते हैं। स्वायत्ता का भाव, स्वायत्ता होता है कि अपने आप को जानना कि मैं क्या हूं। उससे पहले तो बच्चा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा दुनिया के समाज में कोई इज्जत है मेरी या नहीं है। इसमें क्या है, यहाँ पे बच्चा समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है कि मैं भी कुछ हूं अब, या मुझे क्या बनना है समाज में। तो वो गुण जो है वो स्वायत्ता का गुण होता है। कल्पना शक्ति बढ़ने लगती है, अमूर्त चिंतन, परिपक्वता इसमें आ जाती है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट की जरूरत है तो ले सकते हैं फटाफट से, बाकी इसकी पीडीएफ मैं ऐप पे डाल दूंगा, ऐप से डाउनलोड कर लेना। एससी टीचर अकेडमी नाम से ऐप है, ठीक है, प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। अब आते हैं बाल विकास के सिद्धांतों पे। हम इनसे भी प्रश्न आपके कई बार पूछते हैं। आपको जो है इस प्रकार से कोई विशेषता दी जाती है कि एक बच्चा जो है 12 साल का है और दूसरा बच्चा भी सेम 12 साल का ही है, लेकिन पहले बच्चे की हाइट जो है वो 4 फीट की है और दूसरे बच्चे की हाइट जो है 4 फीट 6 इंच की है। तो ये जो दोनों में जो गुण है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? अब इनमें से 4 सिद्धांत दे देगा कोई से भी, तो बताओ कौन सा सिद्धांत पर आधारित है, बताओ कमेंट करके इनमें से कौन से सिद्धांत पर आधारित होगी ये चीज, अगर आपको थोड़ी सी पता है साइंस। देखो, तो पहला जो है वो निरंतरता का सिद्धांत है आपका, यानी कि आपका जो है विकास जो है वो निरंतर चलते रहता है और हमेशा जन्म से लेकर के, जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, गर्भावस्था से ही, गर्भावस्था से लेके मरने तक, मृत्यु तक विकास चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि 18-20 साल पर रुक जाएगा, वो शारीरिक विकास होता है जो 18-20 साल पर रुक जाता है। संज्ञानात्मक विकास चलता रहता है और आपका जो है सामाजिक विकास चलता रहता है। बुढ़ापे में भी तो कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते हैं ना हम, तो विकास चलता रहता है, निरंतर है, ठीक है। व्यक्तिक विभिन्नता, यही जो मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि सभी बच्चों का विकास जो है वो अलग अलग प्रकार से होता है, उनमें व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बहुत तेजी से होगा, किसी बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेजी से हो जाएगा, किसी बच्चे का 6 महीने की स्टेज में जो है बच्चा बैठना सीख रहा है, कोई बच्चा ऐसा होगा जो 8 महीने की स्टेज में बैठना सीख रहा होगा। तो ये क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं ये, है ना। और व्यक्तिगत विभिन्नताएं आनुवंशिकता के कारण भी होती हैं। उसके अलावा आता है गति की भिन्न भिन्न दर, यानी कि बच्चे की जो विकास की गति है उसमें भिन्न भिन्न दर, यानी कि जो उसकी बढ़ने की जो गति है उसमें डिफरेंस होता है। जैसे कि
शुरू में शेषावस्था में विकास बहुत तेजी से होगा, बाल्यावस्था में विकास थोड़ा सा धीमा हो जाता है, फिर किशोरावस्था में फिर तेजी से होता है, फिर किशोरावस्था का जो एंड आता है उसमें फिर धीमा हो जाता है। तो ये क्या है कि इसका जो विकास की जो दर है वो घटती बढ़ती रहती है, इसी को कहते हैं हम गति की भिन्न भिन्न दर का सिद्धांत। विकास क्रम की एक रूपता, यानी कि जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर उसके बाद में बच्चा जो है, पहले तो बच्चा गर्दन संभालना ही सीखता है, पहले तो जब पैदा होगा उसे कुछ भी नहीं, अपने हाथ पैर पे कंट्रोल नहीं है, फिर गर्दन संभालना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर क्रोलिंग करेगा, फिर खड़े होने सीखेगा सहारे से, फिर चलना सीखेगा। तो ये क्या है, एक क्रम है विकास का। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दूसरा बच्चा जो है वो डायरेक्टली बैठना ना सीखा हो और सीधे चलना सीख गया हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये जो विकास क्रम है ना, ये हर एक प्रजाति में होता है। मनुष्य का ये क्रम है, दूसरे और चीजें देखेंगे हम तो जैसे बकरी का बच्चा होता है वो तो पैदा होते ही चलना सीख जाता है ना। और जैसे भैंस का बच्चा होता है वो भी पैदा होते ही चलना सीख जाता है, मतलब कुछ घंटों बाद चलना लगता है, मतलब 5-6 घंटे बाद चलने लगता है। तो ये सभी का जो डेवलपमेंट है क्रम में चलता है। आगे बढ़ते हैं, सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से विशिष्ट का मतलब यह है कि जो डेवलपमेंट कोई भी है, पहले बच्चे में उसके सामान्य लक्षण दिखते हैं, फिर बाद में उसकी विशिष्टता दिखती है। जैसे कि भाषा विकास की बात करें तो बच्चा ऐसा नहीं है कि शुरू में ही एकदम स्पष्ट और विशिष्ट आपको सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर देगा, साफ सुथरी बात करना स्टार्ट कर। पहले वो तुतलाएगा, बबलिंग करेगा, और जो जब उसको वाक्य बोलने आएंगे धीरे धीरे तो तुतलाकर बोलेगा, हकलाकर बोलेगा, फिर साफ नहीं होंगे शब्द। तो ये क्या है, ये सामान्य स्टेज है। अब बाद में जब वो पूरी शुद्ध भाषा सीख जाएगा उसको हम विशिष्ट कहते हैं। तो कोई भी विकास जो होगा वो शुरू में सामान्य रूप दिखाएगा, फिर विशिष्टता के ऊपर जाएगा। परस्पर संबंध, यानी कि जितने भी विकास होते हैं सभी का एक दूसरे के साथ में संबंध होता है। शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास। तो क्या है कि जैसे कि शारीरिक विकास अगर अच्छा नहीं हुआ किसी बच्चे का तो इसका मतलब वो बाकी के विकास में भी पिछड़ा रह जाएगा। जैसे किसी का संज्ञानात्मक विकास अच्छा नहीं है, मेंटली मतलब वो संज्ञानात्मक विकास में ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंच रहा, तो उसका सामाजिक विकास भी कमजोर रह जाएगा, क्योंकि वो उतने अच्छे से किसी से बात ही नहीं कर पाएगा, टीचर से उतने अच्छे से बात नहीं कर पाएगा, तो उसका सामाजिक विकास भी पिछड़ा रह गया। तो ये क्या है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं सारे विकास। एकीकरण, एकीकरण का मतलब यह है कि बच्चे की जो क्षमताएं होती हैं विकास की, वो धीरे धीरे उनमें एकीकरण होता चला जाता है। जैसे कि शुरू शुरू में क्या है कि हम 5 उंगलियों का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर पाते हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तब वो ऐसे उंगलियों के साथ में जो है उंगली और अंगूठे का इस्तेमाल हम करते हैं ना पेन पकड़ने के लिए, ये एक तरह का एकीकरण ही है। पहले तो हम उंगलियों का और अंगूठे का इस्तेमाल जानते ही नहीं थे कि कैसे एक साथ में इनको यूज करें, दोनों हाथों को एक साथ कैसे इस्तेमाल करें किसी भी चीज को, जैसे बॉल पकड़नी है, गेंद पकड़नी है, दोनों हाथों को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉडी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में, है ना, आंखों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में, कोऑर्डिनेशन। तो ये क्या है, एकीकरण ही तो है कि हमने शरीर के अंगों में एकीकरण पा लिया है, तभी तो हम एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चा थोड़ी करता है, बच्चा धीरे धीरे उसमें बढ़ता है। शीर्षगामी, शीर्षगामी सिद्धांत होता है आपका कि बच्चे का विकास सिर से लेकर पैर की तरफ को चलता है। जैसे कि पहले बच्चा गर्दन संभालना सीखेगा, फिर उस बैक यानी कि कमर संभालना सीखेगा तो बैठना सीख जाएगा, उसके बाद जो है वो उसके पैरों का विकास होगा तो वो घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर वो खड़े होना सीखेगा, फिर चलना। तो सिर से पैर की तरफ को विकास चल रहा है, इसको हम कहते हैं शीर्षगामी। ठीक है, इसको दूसरा नाम भी है मस्तादोमुखी नियम, इसका दूसरा ही नाम है। ठीक है, और इसके बाद आता है अधोगामी। अधोगामी का मतलब ये होता है कि जो अंग हमारे रीढ़ की हड्डी के पास होते हैं उनका विकास पहले होता है, और जो दूर के अंग होते हैं उनका विकास बाद में होता है। जैसे कि रीढ़ की हड्डी के पास सबसे पास क्या है, गर्दन है, तो गर्दन सबसे पहले बच्चा संभालना सीखता है। उसी के पास क्या है, हमारे शोल्डर, तो बच्चा शोल्डर हाथ ऐसे पूरे हाथ चलाना पहले सीख जाता है, चीजों को पकड़ना बाद में सीखता है। तो क्योंकि पहले शोल्डर का विकास हो रहा है, हाथ का विकास उसके बाद में होगा, उसके बाद हाथ के बाद भी उंगलियों का विकास उससे बाद में होता है। तो ये क्या है कि जो चीजें शोल्डर के पास में है, सॉरी रीढ़ की हड्डी के पास में है, उनका विकास पहले हो रहा है और बाद में हाथ का। इसका एक एग्जांपल जो प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है सीटेट में, वो ऐसे पूछ रहे हैं कि एक बच्चा पेन पकड़ने से पहले गेंद पकड़ना सीख लेता है, तो ये किसका है, ये अधोमुखी का भी है और एकीकरण का भी है, लेकिन ऑप्शन में दोनों में से एक ही देता है, तो अधोमुखी ज्यादा दे रहा है आजकल, उसने सीटेट में दे दिया अधोमुखी। तो अधोमुखी क्यों आएगा इसमें, क्योंकि पहले बच्चा हाथ का इस्तेमाल तो कर रहा है, हथेली का अपने पूरे एक साथ में, लेकिन उसके बाद में क्या है, हाथ के बाद में उंगलियों का विकास हुआ, तब जाकर उसने पेन पकड़ना सीखा। तो ये बिल्कुल वही सीरीज चल रही है अधोमुखी वाली। ठीक है, भविष्यवाणी भविष्यवाणी का मतलब यह है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे के पैर पालने में नजर आ जाते हैं, यानी कि जो बच्चा शिशु है, छोटा है,
उसका वो जब जैसे जैसे डेवलपमेंट करता है तो उसकी स्पीड को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इसका विकास जो है ये जो है दिमाग से, आम भाषा में बोलते हैं ना, ये बच्चा दिमाग से बहुत तेज है, ये बड़ा होकर कुछ इंजीनियर बनेगा ये, इस तरह से। तो हम समझते हैं ना कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास तेजी से हो रहा है, आगे चल के इस स्टेज पे वो बहुत अच्छा करने वाला है। या कि कोई बच्चे जो है शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं तो हम और अंदाजा लगाते हैं कि इसकी हाइट अच्छी होगी, ये बड़ा होकर एथलीट बन सकता है, ऐसे वाले। तो मतलब भविष्यवाणी की जा सकती है। वंशानुक्रम और वातावरण का संयोग होता है, इसमें कुछ नहीं, सबको पता है क्या है ना। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं। आगे अगला टॉपिक है आपका आनुवंशिकता और वातावरण। देखो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका यह है कि जितने भी डेवलपमेंट होते हैं बच्चे के, वो सारे के सारे दोनों के संयोग से होंगे। आनुवंशिकता का क्या मतलब है? जो माता पिता से जो हमें गुण मिल रहे हैं वो आपकी आनुवंशिकता है, और जिस वातावरण में यानी कि जिस पर्यावरण में, आसपास की चीजों में आप बड़े हो रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, वो आपका वातावरण है। यानी कि हमारे आसपास कौन लोग रहते हैं, हम गरीब सोसाइटी में रहते हैं या अमीर सोसाइटी में रहते हैं, ये भी वातावरण है। आप किस स्कूल में जाते हैं, अच्छे स्कूल में जाते हैं, बहुत बढ़िया जहां पे टीचर है, या ऐसे स्कूल में जहां पे टीचर अच्छे नहीं है, तो वो भी वातावरण है। तो बच्चे की जो विशेषताएं हैं माता पिता से मिली है, उसका डेवलपमेंट वातावरण में होता है। तो विकास कुल मिला के दोनों से मिलकर बनता है। तो मोस्टली 90% क्वेश्चन में तो दोनों, जो ये ऑप्शन आएगा, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा। अब नीचे ऑप्शन दे देगा आनुवंशिकता पर, दूसरा ऑप्शन दे दिया वातावरण पर, तीसरा ऑप्शन दे दिया आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर, चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो गया, जिसमें दोनों के बारे में बोल रहा है। सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पे भी एक पॉइंट है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल और केवल किसी एक पर निर्भर करती हैं। वो क्या है? जो हमारी शारीरिक बनावट है। शारीरिक विकास की बात नहीं कर रहा हूं, शारीरिक विकास तो दोनों की वजह से होगा, शारीरिक बनावट की बात कर रहा हूं। तो शारीरिक बनावट 99.9% केवल आनुवंशिकता पर डिपेंड करती है। जैसे कि मेरी आंखों का रंग, बच्चे की आंखों का रंग कैसा होगा, उसके माता पिता पूर्वजों पर डिपेंड करेगा। बच्चे के बाल घुंघराले होंगे या बिल्कुल सिल्की सीधे होंगे, ये भी माता पिता पर डिपेंड करेगा। बच्चे का रंग गोरा होगा या सांवला होगा, ये भी माता पिता पर डिपेंड करेगा। बच्चे की हाइट कितनी होगी, बच्चा जो है बहुत मोटा रहेगा या बच्चा जो है स्लिम रहेगा, ये भी माता पिता पर डिपेंड करता है, आनुवंशिकता पर डिपेंड करता है। तो जितनी शरीर के बनावट के ऊपर बात करेंगे अगर, वो आपका केवल आनुवंशिकता पे जाएगा। लेकिन अगर बाकी के ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करेंगे, वो दोनों के साथ जाएगा। ठीक है। लैंगिक मुद्दे ने एक चैप्टर है आपका, और उसमें से सिंपल से एक प्रश्न आता है आपका भेदभाव। बस उसमें ये पूछता है प्रश्न में, एक टीचर है जो लड़कों को क्रिकेट खेलने की इजाजत देता है और लड़कियों को जो है वो ड्राइंग करने की इजाजत देता है या गाना गाने की इजाजत देता है। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है? इसका मतलब लैंगिक रूढ़िवाद है, लैंगिक पक्षपात है। जहां पे भी आपको स्त्री और पुरुष में भेदभाव दिख जाए, समझ जाओ पक्षपात है, रूढ़िबद्धता है, और ये रूढ़िवाद है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे और ज्यादा प्रश्न आता नहीं है। जेंडर जो है वो एक सामाजिक संरचना है। ये एक बार प्रश्न पूछा गया है सीटेट में, एक बार नहीं मतलब कई बार पूछा गया, 2-3 सेट्स में आया है। तो कहीं पे लिखा होता है एक जेंडर संरचना है, वो एक सामाजिक संरचना, दूसरे ऑप्शन में लिखा होगा एक लैंगिक संरचना है, एक पूर्वाग्रह है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन देगा, तो आपको चारों में से पहचानना है कि ये सामाजिक संरचना है। एक पॉइंट ये आता है आपका प्रश्न स्कैफोल्डिंग के बारे में। किसी कार्य को करने में आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को जब बड़ों से हेल्प दी जाती है, बड़ों के द्वारा, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये तो पाड़ कहते हैं, या ढांचा कहते हैं, या सहारा देना। इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है। इसका प्रश्न ऐसे बनता है कि एक टीचर है, उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी है मोहन। मोहन जो है एक सवाल सॉल्व कर रहा है गणित का, और वो एक जगह पर जो है अटक जाता है सवाल सॉल्व करते हुए। तो उसकी टीचर उसको हिंट या इशारे के साथ में एक थोड़ी सी हेल्प देती है। तो टीचर किस पद्धति का इस्तेमाल कर रही है? अब ऑप्शन में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, पाड़, ढांचा या सहारा देना। इनमें से कोई एक ऑप्शन, मतलब एक शब्द कोई दिखेगा आपको। अब आते हैं हम बाल केंद्रित शिक्षा पे और प्रगतिशील शिक्षा पे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके कम से कम 50% प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे, हिंदी पेडागोजी में भी, ईवीएस पेडागोजी में भी और सीडीपी में भी, इन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे। बच्चे के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? बच्चा आपका सक्रिय होना चाहिए। ऑप्शन में ये प्रश्न ये देखने को मिलेंगे, आपको ध्यान रखना, यही वर्ड आपके टैग वर्ड हैं। सक्रिय होना चाहिए बच्चा, केंद्र बिंदु होना चाहिए कक्षा का। आप बच्चे के सर्वांगीण विकास के बारे में ही सोचेंगे, जहां पे ऑप्शन में सर्वांगीण विकास के बारे में सोचा जा रहा हो।
स्वतंत्र रहे बच्चा आपका, स्व अनुशासित रहे, यानी कि बच्चे को आप बाहर से अनुशासित नहीं करेंगे। आपका ऑप्शन आता है ना कि टीचर कठोर अनुशासन का पालन करेगा, वो ऑप्शन गलत होता है। कठोर अनुशासन का पालन नहीं करना, बच्चे को ऐसा नैतिक विकास सिखाना है कि बच्चा खुद से ही अनुशासन में रहे, चिंता मुक्त रहे, यानी कि उसको टेंशन नहीं देनी है, डांटना वाटना नहीं है, प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए बच्चा। अगर बच्चा कक्षा में प्रश्न नहीं पूछ रहा, इसका मतलब बच्चा एक्टिव ही नहीं है। सहभागी होना चाहिए, जो भी आप एक्टिविटी करा रहे हैं उसमें बच्चे सारे इंक्लूड होने चाहिए आपके। मुख्य भूमिका बच्चे की होती है, समान अधिकार मिले सभी बच्चों को, समान सम्मान मिलना चाहिए सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पृष्ठभूमि के हों, अमीर हों, गरीब हों, कोई भी बच्चे हैं आपकी कक्षा के हैं, सबको बराबर आप समझेंगे। टीचर क्या होता है कक्षा में? टीचर निर्देशक होता है, टीचर की गौण भूमिका होती है, यानी कि द्वितीय। सहायता करने वाला होता है, मार्गदर्शक होता है बच्चे के लिए, आदर्श रूप होता है बच्चे के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला है यहाँ पर आपका मूल्यांकन, और मूल्यांकन से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं हर सब्जेक्ट में, कम से कम 4-4, 5-5 प्रश्न मूल्यांकन से ही बन जाते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट को समझना होता है। मूल्यांकन का प्रश्न ना देखने में कठिन लगता है, क्योंकि उसमें बातें बहुत सारी कही गई होती है, लेकिन उसको समझने का एक ही तरीका है, सिंपल सा, बिल्कुल उसका जो कोर है ना, जो उसकी जड़ है, वो बता रहा हूं आपको। मूल्यांकन का मतलब तो सबको पता ही है कि जब हम बच्चे की जांच कर रहे हैं तो वो मूल्यांकन है, सिंपल सी बात। लेकिन जो आपका मूल्यांकन या आकलन है ना, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। बस इतनी बात को अगर आप समझ गए, आकलन वाला प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितने भी सवाल बनते हैं वो सब इसी पे डिपेंड रहेंगे आपके। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा मतलब यह है कि लगातार होना चाहिए। कैसे? देखो, जब आप शिक्षण कर रहे हैं बच्चे के साथ में, बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आकलन क्यों करेंगे आप? ये देखने के लिए कि क्या वो टीचिंग या जो आपने पढ़ाया है वो बच्चे समझ गए हैं या कहीं पे कोई मिस्टेक रह गई है। तो फिर आपको पता चल जाएगा आकलन से, फिर आप क्या करेंगे, उनको फिर से पढ़ा देंगे, तो बच्चे का अधिगम अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये इवेल्युएशन जो है वो साल के अंत में एक बार नहीं होना चाहिए, बीच बीच में होते रहना चाहिए। तो बीच बीच में जो हो रहा है वो विद्यालय आधारित हो गया, तो इसका मतलब जितनी भी चीजें रिलेट करेंगी ना, वो सिर्फ इसी पॉइंट से करेंगी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बीच बीच में आपका मूल्यांकन होते रहना चाहिए। सिंपल बात है। और इससे ही आप ये समझ जाओ कि मूल्यांकन जो है वो लगातार होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि डेली मान लो आप उसको, आप कक्षा में मूल्यांकन भी बच्चे का साथ साथ में करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक पॉइंट पढ़ा रहे हो, एक चैप्टर पढ़ाया, उसका मूल्यांकन हैंड टू हैंड कर लो और जांच लो कि बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा। अगले दिन उसको फिर से पढ़ाओ जो चीज गलती रह गई थी। तो यही है मूल्यांकन आपका। अब उसका दूसरा पॉइंट यह है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE जिसको कहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, यानी कि आपका जो है लगातार चलना चाहिए, जो अभी हम बात कर रहे थे। व्यापक का मतलब होता है कि सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन। जैसे कि हम कहते हैं कि सिर्फ हमने लिखित परीक्षा तो ले ली बच्चे की, जिसमें हमें उसका एकेडमिक का पता चल गया, लेकिन उसका व्यवहार कैसा है, बच्चे का शारीरिक विकास कैसा है, बच्चा खेलने में कैसा है, बच्चा अगर कोई को करिकुलर एक्टिविटीज कर रहा है, गाना है उसका या नाचना डांसिंग वगैरह है, उसमें बच्चा कैसा है, तो उन सब का भी तो आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यही होता है आपका कि व्यापक का मतलब कि सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाए। अब आते हैं निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण पे। तो निदानात्मक परीक्षण भी मूल्यांकन का एक प्रकार है, और इससे शब्द से समझो, निदानात्मक का मतलब है निदान, और निदान का मतलब होता है पहचान करना। यानी कि आपने जैसे कोई चैप्टर पढ़ाया बच्चे को, और आपको ये जांच करनी है, ये पहचानना है कि कहीं पे कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, या कहीं पे बच्चे ने कोई गलती तो नहीं करी है, या बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो अगर आप उसको जानने के लिए जो मूल्यांकन कर रहे हैं वो आपका निदानात्मक मूल्यांकन है। और जब आपने ये पहचान कर ली कि बच्चे को इस पॉइंट पे कठिनाई हो रही है, अब उस कठिनाई को दूर करने के लिए आप उसको पढ़ाएंगे, यानी कि शिक्षण करेंगे। तो जो ये वाला शिक्षण है वही उपचारात्मक शिक्षण है। उपचार का मतलब होता है ठीक करना। इसमें शब्द में उपचार शब्द है ना, उपचार, उपचार का मतलब ठीक करना। तो जो गलती यहाँ पहचानी है उसको ठीक करने के लिए जो पढ़ाएंगे उसको उपचारात्मक शिक्षण कह देंगे। ठीक है। आकलन का उद्देश्य क्या होगा? सबसे पहली बात, बच्चे की कठिनाइयों का या त्रुटियों का पता लगाना होता है। दूसरी बात, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना होता है। सिंपल सी बात है ना। आकलन क्यों कर रहे हैं? पहले तो पता लगाएंगे कि कहाँ पे गलती हुई है, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा कि अपना शिक्षण अधिगम में सुधार करेंगे।
या तो बच्चे में कोई गलती हो रही होगी कि बच्चा क्यों नहीं सीख रहा, बच्चा अपने प्रयास नहीं कर रहा, बच्चे ने इंटरेस्ट नहीं लिया, क्या गलती हुई, या फिर बच्चा अगर एक्टिव भी था, बच्चा सीखना भी चाह रहा था, तो कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग मेथड में गलती हुई है। इसीलिए हम शिक्षण अधिगम दोनों कहते हैं, केवल बच्चे के लिए नहीं है, टीचर के लिए भी मूल्यांकन है, दोनों के लिए होता है। तो शिक्षण में भी अधिगम में भी दोनों में सुधार करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब आता है आपका संज्ञान और संवेग। तो इससे सिंपल से प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे से, दो तीन टाइप के, वो समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। देखो, संज्ञान का मतलब तो संज्ञानात्मक विकास से है आपका, वो तो आप सब लोग जानते हैं। संवेग क्या होते हैं? संवेग आपके इमोशंस होते हैं, जो हमारी उत्तेजित अवस्था होती है, वो आपकी व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। जैसे कि डर हो गया, दुख हो गया, जब हम रो रहे हैं तो हमारे इमोशंस हैं, हम खुश हो रहे हैं तो हमारे इमोशंस हैं, अगर हम डरे हुए हैं तो इमोशंस हैं, या हम जो है किसी से प्रेम करते हैं तो वो भी इमोशन है, हम किसी से नफरत करते हैं वो भी इमोशन है। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा? संज्ञान और संवेग को क्या एक दूसरे से फर्क पड़ेगा? तो हाँ पड़ेगा, ये एक दूसरे के साथ में क्या है, अटैच हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यही प्रश्न आपसे पूछता है बार बार घुमा फिरा के कि एक बच्चा क्लास में डरा हुआ है तो उसका पढ़ाई पर या उसका जो है विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एग्जाम्पल में दिया होगा आपका कि उसका जो है संज्ञानात्मक विकास जो है गड़बड़ हो जाएगा, मतलब गड़बड़ मतलब उसकी हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार का आपको ऑप्शन दिया होगा कहीं ना कहीं। तो क्योंकि अगर आपका संज्ञानात्मक विकास अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके संवेगों पे असर पड़ेगा। जैसे कि मैं बताऊं आपको, बच्चे का संवेगात्मक विकास अच्छा नहीं है, यानी कि बच्चे को कोई चैप्टर आया नहीं, फिर तो बच्चे ने को जो है गणित के सवाल सॉल्व करने नहीं आए क्योंकि उसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा नहीं है। अब कक्षा में बच्चा आया है तो जब आप उससे पूछेंगे तो बच्चे का उस पास उसका जवाब नहीं होगा, और वह जवाब नहीं होगा इसका मतलब उसको क्या होगा, उसको बेइज्जती महसूस होगी अपनी कक्षा में दूसरे बच्चों के सामने। तो जो बेइज्जती महसूस हुई है उससे क्या है, बच्चा डरा हुआ रहेगा, बच्चे को गिल्टी फील होगा, तो क्या हुआ, उसके संवेग हो गए ना गड़बड़, संवेगों की हानि हो गई ना। इसी प्रकार से अगर आपने कक्षा में बच्चा आया और कक्षा में आते ही बच्चे को आपने डांट दिया, बाहर क्यों खड़े हो, चलो यहाँ आके बैठो, और पानी पीने कोई नहीं जाएगा, चुप होके बैठेंगे सबके सब। अब क्या होगा, बच्चा तो पहले ही डरा दिया आपने, डर पैदा हो गया बच्चे के अंदर। तो उससे क्या होगा कि बच्चा अगर आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहा होगा कक्षा में तो वो डरा हुआ है, वो पूछेगा ही नहीं। और इसी तरह से आपने उससे कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब वो देगा नहीं, उसको लगेगा मुझे टीचर फिर से डांट देगी। तो उससे क्या होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास जो है वो कम रह गया, क्योंकि जो उसको चीज सीखनी थी वो चीज वो सीख ही नहीं पाया डर की वजह से। तो ये है एक दूसरे का। अब आते हैं अभिप्रेरणा पे, जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन सबको पता है होता क्या है, लेकिन इसके दो चीजें हैं, एक होता है आंतरिक मोटिवेशन, एक होता है बाह्य मोटिवेशन, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसी पे प्रश्न बनते हैं घुमा फिरा के दोनों पे। इंटरनल वो है जब आप किसी भी काम को अपनी इच्छा से, अपने दिल से, अपनी पसंद से करना चाह रहे हो तो वो आपका आंतरिक मोटिवेशन है। जब आप किसी दूसरे की वजह से, दूसरे के कहने से, या दूसरे को खुश करने के लिए, या दूसरे से इनाम पाने के लिए, या कोई लालच की वजह से कुछ काम कर रहे हैं तो वो बाह्य मोटिवेशन है। फॉर एग्जाम्पल प्रश्न आपका ऐसे बनता है, एक बच्चा जो है, अगर मान लीजिए एक बच्चा जो है अपने जो है पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, और वो पढ़ाई जो है इस वजह से कर रहा है कि उसके पापा ने उसको ये वादा किया है कि अगर आपके 90% मार्क्स आए हैं तो आपको जो है मैं इनाम में मोटरसाइकिल दिला दूंगा। तो जो उसकी जो मोटिवेशन है जो पढ़ने का, वो उसका बाह्य मोटिवेशन है, वो आंतरिक नहीं है, वो दूसरे की वजह से है कि मुझे वो चीज चाहिए इसलिए। तो ये बाह्य मोटिवेशन है। इंटरनल तब होगा जब वो ये सीखने के लिए कर रहा हो, उसको जब लगे कि मुझे अपनी योग्यता बढ़ानी है, मुझे ये चीज पढ़नी है क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो वो इंटरनल हो गया। तो ये चीजें इस तरह की पहचान लेना, एग्जाम में प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब आता है चिंतन पे, यानी कि थिंकिंग जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है, एक होता है अपसारी चिंतन, दूसरा होता है अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में क्या होता है, सृजनात्मकता होती है। अपसारी चिंतन में क्या होता है, सिंपल सा पॉइंट इसका ये है पहचानने के लिए कि अपसारी चिंतन में किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम एक से ज्यादा तरीके ढूंढ लेते हैं, और अभिसारी चिंतन वाले समस्या को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका जो उनको याद है उसी पे चलते चले जाते हैं, चाहे वो सॉल्व हो रहा हो या ना हो रहा हो उसी पर चले रहेंगे। लेकिन अपसारी वाले क्या करेंगे, एक तरीके से समस्या सॉल्व नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा लाओ, तीसरा लाओ, चौथा लाओ, 10 तरीके ढूंढ के निकाल देंगे वो,
तो अपसारी चिंतन को पहचानने का यही तरीका है कि ये बच्चे रचनात्मक होते हैं, सीखने के लिए भी और समस्या को सॉल्व करने के लिए भी एक से ज्यादा तरीके ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये अभिसारी चिंतन वाले बच्चे एक ही तरीके पे, रटे रटाए तरीके पे चलते रहते हैं, और ये फिर जो किताब में नियम दिया हुआ है एक उसको याद कर लेंगे और उसी के ऊपर चलते रहेंगे। तो ये होता है दोनों में अंतर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, बताओ जल्दी लो फटाफट से। अब है आपका यहाँ पर अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पे जो है आपसे पूछे जाते हैं सवाल विशेषता देकर कि एक बच्चे को जो है हिंदी की किताब पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट सही होगा, उसको किस प्रकार की समस्या है। तो आपका जो है अगर उसको पढ़ने में समस्या हो रही है, डिसलेक्सिया हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया। अब आपको पहचानना है बस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिसलेक्सिया होता है पढ़ने से संबंधित समस्या हो, डिसग्राफिया होता है आपका लिखने से संबंधित समस्या हो, डिसकैलकुलिया होता है जब बच्चे को गणित गणना करने में दिक्कत आ रही है तब, अफेजिया होता है आपका संप्रेषण यानी कि जब बातचीत करने में दिक्कत आ रही हो बच्चे को, अलेक्सिया होता है मस्तिष्कीय क्षति के कारण पढ़ने में अगर समस्या आ रही। यहाँ पे डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने में समस्या है, सिर्फ उसको क्या है, मानसिक संरचना में प्रॉब्लम है और तब उसके मुंह से जो है वो चीज सही नहीं निकल रही। लेकिन यहाँ पे क्या है, मस्तिष्क की क्षति यानी कि उसके दिमाग में अगर कोई चोट लग गई है, यानी कि उसके सर में कोई चोट लगी और उसकी वजह से मस्तिष्क में क्षति हो गई, तब अगर उसको पढ़ने में प्रॉब्लम है तो वो अलेक्सिया के अंदर चला जाता है। अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया होता है मांसपेशी संबंधी यानी कि अपने उसको शरीर का बैलेंस संभालने में दिक्कत होती है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो लड़खड़ा के चलते हैं, ऐसे उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो आते हैं इसके अंदर अप्रेक्सिया के। डिस्थीमिया होता है तनाव संबंधी, मतलब तनाव भी गलत वाला। अगर हमें किसी रियल चीज की वजह से हमें टेंशन हो रही है, भाई कल को मेरा एग्जाम है, आज मुझे दिक्कत है, मतलब टेंशन हो रही है, तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, इनको डेली ऐसा ही रहता है, इनकी पूरी लाइफ ऐसी चल रही है, उनको एक तरह से ये मानसिक बीमारी हो गई है तनाव में रहने की, तो ये डिस्थीमिया है। ठीक है, डिसमोर्फिया क्या है, भ्रम से संबंधित, उसको भ्रम किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे अपने शरीर को लेके हो जाएगा, यार मैं मोटा क्यों हूं, मैं मोटा क्यों हूं, मैं मोटा क्यों हूं, ये भ्रम है। हालांकि हो सकता है वो नॉर्मल व्यक्ति हो, लेकिन वो अपने आसपास वालों को देख रहा है जो उससे पतले हैं, तो उनको देख देख के उसको डाउट हो रहा है मैं मोटा क्यों हूं। तो ये भ्रम है एक तरह का, ये सेल्फ डाउट है एक तरह का। और ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, मैं इंटेलिजेंट क्यों नहीं हूं, मैं बुद्धू हूं, मैं पढ़ना नहीं आता मुझ पे, तो बहुत सारी चीजों के बारे में भ्रम हो सकता है ना, ये एक तरह के डर की स्थिति पैदा करता है। तो इसका भी स्क्रीन शॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे बात करते हैं अब हिंदी पेडागोजी की, और इसको भी हम जो है बढ़िया करके समझेंगे सारी चीजों को, ताकि प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा हिंदी पेडागोजी में, वो है हमारा भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो इससे जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरी हिंदी पेडागोजी का, अगर ये समझ में आ गया तो आगे कॉन्सेप्ट अपने आप से समझ में आ जाएंगे। और बहुत सारे प्रश्न जो है ऐसे होते हैं जो डीपली इनके अंदर से ही होते हैं, लगता है कि अलग से हैं, तो पहले इनका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखो, भाषा अर्जन का मतलब है, अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये होती है ग्रहण करना। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बहुत कम समय में ज्यादा अच्छे से पूरी चीज को कवर करेंगे। अधिगम का मतलब हो गया आपका सीखना। ठीक है, इनमें जो मेन अंतर है सबसे बड़ा, तो यहां पे मेन समझने वाली बात यह है कि जो भाषा हम अपने घर पे सीखते हैं, मतलब बच्चा जो है, जो भाषा स्कूल जाने से पहले 5 साल की उम्र से पहले जो बच्चा भाषा सीखता है, उस भाषा का अर्जन होता है। और वो भाषा कौन सी होगी, वो मातृभाषा होगी। ठीक है, कौन सी भाषा होगी, मातृभाषा। उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाता है और वहां पे क्या है, जब वहां पे भाषा सीखेगा बच्चा, तो उस मातृभाषा के व्याकरणिक रूप को सीखेगा, यानी कि जो घर पे जो हम आम बोलचाल की भाषा सीखते हैं, उसको हमें कोई सिखाता नहीं है, वो हम खुद से सीख रहे हैं। अपना आप से बच्चा जो है सुन सुन के बड़ों को सीखता रहता है, तो वो हमारी मातृभाषा है। लेकिन जब बच्चा स्कूल गया तो स्कूल में जो बच्चा भाषा सीखेगा, अब उसके व्याकरणिक रूप को सीखेगा, यानी कि उसको शुद्ध रूप से सीखेगा। तो उसका जो व्याकरणिक रूप है उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं मानक भाषा। या तो मानक भाषा सीखेगा, उसके बाद में अगर हमें सेकंड लैंग्वेज सीखनी होगी तो वो भी हम स्कूल में सीखते हैं, तो वो होती है हमारी द्वितीय भाषा। जैसे कि मातृभाषा हमारी हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज हमें इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश हमारी क्या होगी, द्वितीय भाषा होगी। तो द्वितीय भाषा का भी क्या होगा, द्वितीय भाषा का भी अधिगम ही होगा, क्योंकि ये अनुकरण के द्वारा अपने आप से नहीं सीखी जा रही है। इसमें भी क्या है, इसमें भी आपका जो है
आपका टीचर हैं जो आपको पढ़ाएंगे सिखाएंगे जो व्याकरणिक रूप से। तो कुल मिला के इसमें जो अंतर है सिंपल सा वो ये है कि भाषा अर्जन मातृभाषा की होगी और भाषा अधिगम जो होगी वो द्वितीय भाषा की होगी या मानक भाषा की होगी। ठीक है, ये स्कूल जाने से पहले होगा आपका, भाषा अधिगम जो होगा वो स्कूल जाने के बाद होगा। ठीक है, स्कूल जाने के बाद। और इससे भी जो बड़ा अंतर है वो सिंपल सा ये है कि भाषा अर्जन में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, यानी कि बच्चे को कोशिश नहीं करनी पड़ती। घर में बच्चा जो है कुछ भी खेलते हुए भी भाषा सुन रहा है, बड़ों को बातचीत करते हुए सुन रहा है, उनको कुछ सिखाता नहीं है। वो स्वाभाविक रूप से बच्चा दूसरों को सुन सुन के अपने माता पिता को, भाई बहनों को वगैरह वगैरह खुद से ही उस चीज को सीख लेता है। तो ये कुल मिला के सहज होती है, सहज और स्वाभाविक होती है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाता है और उसके व्याकरणिक रूप को सीखता है या द्वितीय भाषा को सीखेगा तो वहां पे बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है, उसके नियम भी पढ़ने पड़ते हैं और उसको पूरे व्याकरण को समझना पड़ता है और उसको बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भाषा अधिगम जो है वो प्रयासपूर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद के जो भी जितने भी अंतर है वो आप खुद से बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि भाषा अर्जन में शिक्षक होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। भाषा अधिगम में शिक्षक होगा, हाँ होगा। उसके अलावा भाषा अर्जन में पाठ्य पुस्तक होगी, नहीं होगी। भाषा अधिगम में होगी तो बिल्कुल होगी। भाषा अर्जन में कोई आपकी परीक्षा नहीं लेगा, कोई आपका टाइम टेबल नहीं है कि इतने पीरियड के बीच में आप सीखेंगे, कभी भी सीख रहे हैं, आप घर पे हैं, कहीं भी खेल रहे हैं तब भी भाषा सीख रहे हैं। तो भाषा अर्जन में कोई नियमावली नहीं है, यहाँ पे पूरा नियमावली होगी, पीरियड होगा आपका, परीक्षा भी ली जाएगी, आपको नंबर भी मिलेंगे। तो यहाँ पूरा सिस्टमेटिक तरीके से होगी चीजें और यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से अपने आप ही चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये तो हुआ भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में आपका अंतर। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है आपका भाषा कौशल। भाषा कौशल जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। ये 4 तरीके से हम भाषा कौशल क्यों कहा गया है इनको, क्योंकि इनके द्वारा हम बातचीत यानी कि जिसको संप्रेषण कहते हैं, ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे के ज्ञान को अपने आप तक पहुंचाना, यानी कि खुद ज्ञान को ग्रहण करना और दूसरों को अपने विचार या अपना ज्ञान दूसरों को देना। ये 2 ही तरीके होते हैं, तो ये इनके द्वारा होते हैं, ये भाषा कौशलों के द्वारा होंगे। तो कैसे? जैसे कि अब आप, जैसे मैंने जो शब्द बोले हैं ग्रहणात्मक और आपके अभिव्यक्तात्मक, तो सुनकर और पढ़कर जो है हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं। जैसे कि सुनकर, मैं अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप आवाज को ग्रहण कर रहे हैं। अब पढ़कर यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ करके आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो गए आपके? ये दोनों ग्रहणात्मक कौशल हो गए आपके। ठीक है, और जब अब मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको ज्ञान कैसे पहुंचा रहा हूं, तो या तो मैं बोल के, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है, तो मैं अपना ज्ञान आप तक कैसे पहुंचा रहा हूं? बोल करके, या फिर लिख करके। मैंने यहां पे लिखा, वो आप लोगों ने पढ़ा, तो लिख करके मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी। इसके दूसरे तरीके होते हैं कि जैसे कि मैंने कोई किताब लिखी हो और वो किताब आपने खरीदी और आप उसको पढ़ रहे हैं, तो मैंने अपने विचार आप तक कैसे पहुंचाए? लिख करके पहुंचाए। या फिर मैं आपसे अगर बात मोबाइल पे भी कर रहा हूं तो कैसे करूंगा? मैसेज करूंगा, तो वहां पे मुझे लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा, आप तक पहुंचा। तो क्या है कि बोलना और लिखना, बोलने और लिखने के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, यानी कि अभिव्यक्त करते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? ये अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गए आपके। ठीक है, इतनी बात। तो आपसे यही पूछेगा ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है, निम्नलिखित में से बताओ, तो आप पहचान लोगे ना आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मुख्य बिंदु ये है जो आपको ऑप्शन में देखने को मिलते हैं, ये इनमें से कोई भी एक लाइन अगर आपको देखने को मिल जाए ऑप्शन में तो वही ऑप्शन आपका राइट होगा। और ये आपके जो है इसके भाषा कौशलों के जो है ये लक्षण भी हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं विशेषताएं हैं भाषा कौशलों की, कि भाषा कौशल जो है वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये सभी जो है एक दूसरे से मिले जुले हैं, यानी कि अगर एक पे प्रभाव पड़ेगा तो दूसरे पे भी पड़ेगा। तो ये भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। श्रवण कौशल अन्य सभी कौशलों का आधार है, वो इसलिए माना जाता है क्योंकि जो आपका श्रवण कौशल है वो दूसरी चीजों को सीखने में मदद करता है। जैसे कि सुनने की क्षमता हमारी सही है तो हमारा जो है फिर हम उसको बोलने की क्षमता भी अच्छी होगी। जैसे हम इनपुट जो हम ज्ञान सुन रहे हैं फिर उसी को हम जो है बोलते हैं, तो इसलिए माना जाता है कि श्रवण कौशल अन्य कौशलों का आधार है। पठन कौशल में सबसे ज्यादा जरूरी अर्थ ग्रहण करना होता है। जब हम किसी लिखी हुई चीज को पढ़ रहे हैं,
अगर उसके अर्थ को हम समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा पठन गलत है, हम उस चीज को ढंग से पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो पढ़ना, अगर हम बात करें कि बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा, तो सबसे ज्यादा जरूरी यही होगा कि बच्चा उस सामग्री का जो लिखी हुई कंटेंट है उसके अर्थ को समझ जाए। तो ये एक टैगवर्ड भी होता है। जब भी पठन से रिलेटेड कोई भी सवाल पेपर में आता है तो ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जहां पे अर्थ लिखा हुआ होगा वाक्य के बीच में, तो अर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं भाषा विविधता पे। भाषा विविधता जो है वो हिंदी पेडागोजी का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि भाषा विविधता जो है वो आपकी कक्षा में होती ही है। बहुभाषिकता इसका दूसरा नाम है कि आपकी कक्षा में अलग अलग भाषाओं के बच्चे आते हैं। कोई बच्चा आपकी कक्षा में पंजाबी बोलने वाला आ गया, एक बच्चा आपकी कक्षा में जो है मान लीजिए मराठी बोलने वाला आ गया, एक बच्चा आपकी कक्षा में हिंदी भाषा बोलने वाला आ गया। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के बच्चे आपकी कक्षा में आएंगे, तो वो कक्षा कैसी हो जाएगी? भाषा विविधता वाली कक्षा हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज तो याद रखनी है कि जो बहुभाषिकता है वो एक पॉजिटिव चीज है, निगेटिव नहीं है। उससे हमें फायदा मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो हमेशा ये याद रखना कि भाषा विविधता से जब भी कोई प्रश्न आए तो उस ऑप्शन को सही लगाते हैं जिस ऑप्शन में हमें फायदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक फायदे वाली चीज है, नुकसान वाली नहीं है। तो ये एक संसाधन के रूप में काम करती है। पहला पॉइंट ये, यही पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ऑप्शन के बीच में। तो अगर ये ऑप्शन में आई पहली लाइन तो इसको सही लगा देना। दूसरा, ये संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर बहुभाषिकता है कि एक बच्चा दो भाषाओं से ज्यादा भाषाएं जानता है, यानी कि एक से ज्यादा, तो वो ज्यादा ज्ञान को ग्रहण कर पाएगा और समझ भी उसकी अच्छी होगी, तो संज्ञानात्मक विकास बढ़ जाएगा। अधिगम में वृद्धि होती है, एक से ज्यादा बच्चा भाषा जानेगा तो अधिगम ऐसे अपने आप बढ़ जाएगा। ये एक सकारात्मक चीज है, इस बात को हमेशा याद रखना। जैसे कि अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिए उसने कि भाषा विविधता के बारे में निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है कि भाषा विविधता एक जटिल चुनौती है, तो इसमें जटिल शब्द आया नकारात्मक। दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर कि भाषा विविधता टीचर के लिए समस्या पैदा करती है। और तीसरा ऑप्शन आ गया इसमें इससे बच्चे को कठिनाई महसूस होती है। चौथा ऑप्शन आ गया आपका इससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है। तो संज्ञानात्मक विकास वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वो पहले जो 2-3 ऑप्शन है उनमें सब में निगेटिव वर्ड आ रहे हैं, जैसे कठिनाई आ गई, जटिल आ गया, समस्या आ गई। तो ये जितने भी निगेटिव वर्ड हैं, जो नुकसानदायक शब्द हैं, वो ऑप्शन वाले गलत होंगे, वो शब्द वाले, और जिनमें आपके इन चारों में से कोई एक बात कह रखी होगी वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे आकलन की बात करें तो आकलन अपने पूरा तो हमने पढ़ लिया सीडीपी में, आकलन का मतलब तो समझ में आ गया। अब आकलन को भाषा की कक्षा में कैसे यूज करते हैं या हिंदी पेडागोजी में कैसे यूज करेंगे उसको सीखते हैं। तो भाषा आकलन के उद्देश्य से अगर प्रश्न आए कि भाषा आकलन का उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका उद्देश्य होता है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। जैसे वहां पे ऑप्शन इस तरह से भी देते हैं वो कि बच्चे के बोलने की क्षमता का आकलन करना, बच्चे के सुनने की क्षमता का आकलन करना। तीसरा ऑप्शन दे दिया बच्चे के भाषा प्रयोग करने की क्षमता का आकलन करना, और चौथा ऑप्शन दे दिया कि बच्चे के लिखने की क्षमता का आकलन करना। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? आप ऑप्शन चुनेंगे बच्चे के भाषा प्रयोग के क्षमता की आकलन करना। क्यों? क्योंकि प्रयोग में, भाषा प्रयोग में चारों कौशल सम्मिलित हो गए आपके अपने आप से ही। तो हम किसी एक कौशल वाला ऑप्शन ना चुन के बड़ा ऑप्शन चुनते हैं जिसमें ज्यादा चीजें कही जा रही हूँ। और भाषा आकलन में पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, ये बात आप याद रखेंगे। बोलने और सुनने के आकलन के बारे में अगर प्रश्न आए, भाषा आकलन को छोड़ के अगर वो ये कहे कि आपको अपनी कक्षा के एक बच्चे के बोलने का आकलन करना है तो आप क्या करेंगे, तो नीचे आपका जो है 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब उन 4 ऑप्शन में होगा उसके उच्चारण पे ध्यान देंगे, कितना शुद्ध उच्चारण बोल रहा है, उसके बोलने की तीव्रता क्या है उस पर ध्यान देंगे। फिर तीसरा ऑप्शन आ जाएगा उसके विचारों की अभिव्यक्ति पे ध्यान देंगे, और चौथा ऑप्शन आ जाएगा आपका कि उसके व्याकरण पे ध्यान देंगे। तो उन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका विचारों की अभिव्यक्ति। तो इसलिए मैंने वो ही पॉइंट आपको बता रहा हूं जो आपको ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से अनुभव व्यक्त करना, ये भी हो सकता है कई बार, तो बच्चा अपने अनुभव व्यक्त कर रहा है वो महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से लिखने का आकलन अगर पूछा उसने, तब भी यही चीजें होती हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति अच्छे से हो रही है, उसके मन के जो भाव है उनकी अभिव्यक्ति अच्छे से हो रही हो। ये जरूरी नहीं है कि वो कितने वैज्ञानिक शब्दावली का यूज कर रहा है, या उसने मात्राएं कितने अच्छे से लगाई हुई हैं, या उसकी राइटिंग कितनी सुंदर है। ये सब बकवास बातें हैं, कोई जरूरी नहीं है। बस उसके विचार अच्छे होने चाहिए, जो वो बात लिख रहा है उसका बात का जो अर्थ है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आगे बात करेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने भाषा के बारे में क्या बोला है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है, रट्टा मार लो, ये आपका 100% आता ही आता है हर साल।
स्किनर के अनुसार जो है भाषा जो है अनुकरण के द्वारा सीखी जाएगी या फिर नकल के द्वारा सीखी जाएगी। तीसरी बात, वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा सीखी जाएगी वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाएगी। ये बात याद रख लो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका भाषा सिखाने के उद्देश्य, अभी तो हमने भाषा आकलन के उद्देश्य पढ़े हैं, अब भाषा सिखाने के, कि आपसे पूछा एक शिक्षक के रूप में भाषा सिखाने का उद्देश्य क्या होगा आपका, तो ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। पहली चीज, बच्चा भाषा प्रयोग करना सीखे। भाषा प्रयोग ही सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारा प्राथमिक स्तर पे, कि हम भाषा इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चे को कि बच्चा भाषा का इस्तेमाल करना सीख जाए। दूसरी बात, विभिन्न स्थितियों या संदर्भ में बच्चा भाषा का प्रयोग कर सके। यानी कि विभिन्न स्थिति मतलब जैसे कि बच्चा अगर मान लीजिए किसी दुकान पे सामान खरीदने गया, वहां पे बच्चा भाषा का प्रयोग कर सके। बच्चा अगर कहीं किसी रिश्तेदार से मिलने गया है, वहां पे भाषा का प्रयोग कर सके। बच्चा कहीं प्लेटफॉर्म पे है, किसी रेलवे स्टेशन पे है, वहां पे बच्चा भाषा का इस्तेमाल कर सके, वहां पे लिखी हुई चीजों को पढ़ सके। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा भाषा का इस्तेमाल करना सीखे। ये नहीं कि हमें बच्चे से कोई किताब लिखवानी है, ये नहीं कि बच्चे से कोई हमें जो है ये निकलवाना है कि किसी बड़े राइटर की कोई बुक है उसका विश्लेषण करवाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा भाषा का इस्तेमाल करना सीख जाए, बच्चा अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त कर सके, इतना बच्चे को हम भाषा सिखाते हैं। ठीक है। उसके अलावा कुछ और प्रश्न आते हैं आपके जो है हिंदी पेडागोजी में, कि भाषा की कक्षा में खेल क्यों जरूरी होता है। ऑप्शन है, अधिगम को विस्तार देता है, मतलब ये वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। लेखन क्या है, लेखन एक तरह की बातचीत है। क्यों? क्योंकि लिख के भी हम दूसरों तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, इसलिए बातचीत है। बच्चे जन्म से ही बहुभाषिक होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना, बच्चे जन्म से ही बहुभाषिक होते हैं। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, ऑप्शंस ये वाले, इनमें से अगर कोई एक भी आया वही सही होगा। प्रिंट समृद्ध माहौल परिवेश सबसे ज्यादा मदद करता है भाषा सीखने में। दूसरा पॉइंट, सामाजिक अंतःक्रिया सबसे ज्यादा मदद करती है। तीसरा पॉइंट, बाल साहित्य सबसे ज्यादा मदद करता है। भाषा प्रयोग करने के अधिकतम अवसर दें आप, तो बच्चा भाषा जल्दी सीख जाएगा। ये चारों ऑप्शन एक साथ कभी भी नहीं आते, एक ही आएगा इनमें से कोई एक, और इनमें से एक जहां भी दिख जाए वो आंसर जो है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सही लगा देना। उसके अलावा पाठ्यपुस्तक से जब प्रश्न बनता है कि आप एक पाठ्यपुस्तक का निर्माण कर रहे हैं, तो ये पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय किन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय जो होता है वो होता है विविधता। यानी कि आपकी कक्षा में जो कंटेंट है वो विविध प्रकार का होना चाहिए, अलग अलग। जैसे कैसे, वो इस तरह से कि आपके कक्षा में कहानी डाल दी आपने दो, फिर आपने दो कविताएं डाल दी, फिर उसके बाद में आपने दो एकांकी डाल दी, उसके बाद में आपने जो है नाटक डाल दिया एक दो, उसके बाद में आपने क्या करा कि उसको कुछ ऐसी चीजें डाल दी जिसमें बच्चा जो है इंटरेस्ट ले, या चित्र लगा दिए, या आपने जो है कुछ चुटकुले लिख दिए किताब में, या कोई एक्टिविटी डाल दी। कहने का मतलब है कंटेंट ज्यादा हो कि अलग अलग प्रकार का हो। ऐसा नहीं कि आपने निबंध लिख दिए बहुत लंबे लंबे, वो किसी काम के नहीं है बच्चे के। या आपने जो है उसमें 10 पार्ट थे तो अब आप निर्माण कर रहे हैं, आपने 15 पार्ट कर दिए, वो बच्चे का तो आपने बर्डन बढ़ा दिया। और तो विविधता होनी चाहिए कंटेंट में, जो है आपके अलग अलग प्रकार की चीजें होनी चाहिए। तो इससे मिलते जुलते जितने भी शब्द आएंगे वही सही हो जाएंगे। विविधता, विभिन्नता, विभिन्न छटाएं, विभिन्न रंगतें या वैविध्य, इस प्रकार के शब्द आते हैं वही सही हो जाते हैं आपके। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, तो यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो गद्यांश आता है उसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। देखो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ये एक गद्यांश आपके सामने लिखा होगा पैसेज, उसके नीचे आपके जो है ऑप्शन लिखे होंगे इस तरह से। तो इसके दो तरीके हैं। पहली बात तो आप इससे पूरे जो है इसको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, सरसरी निगाहों से नॉर्मली पढ़ लीजिए, ज्यादा डीपली मत जाना कि इसको मैं रटूं। बस मैं इसको पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लूंगा, इतना लेना है। भारतीय संस्कृति में शिक्षक एक महान व्यक्तित्व है। शिक्षक को भगवान का रूप माना जाता है। शिक्षक अपने शिष्यों का जीवन उपयोगी बनाता है। हमेशा से शिक्षक हमारे समाज का अभिन्न अंग रहा है। शिष्यों को शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। लोगों को शिक्षित करने के लिए महात्मा बुद्ध ने व्याख्यान, दृष्टांत तथा कथा का उपयोग किया। शिक्षक ही मनुष्य को पशु से एक समझदार प्राणी बनाती है। अब मैंने इतना किया, सिर्फ इसको पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया इसका मेन मुद्दा क्या है। टीचर है, शिक्षक के ऊपर ये निबंध लिखा गया है, मतलब पैसेज सॉरी। तो
हमें सिर्फ इतना पढ़ के ये समझना है कि इसके किस मुद्दे पे बात हो रही है, हमें डीपली नहीं जाना है, ठीक है। डीपली जाएंगे उल्टा रिवर्स, अब आएंगे हम प्रश्नों पे और प्रश्न के हिसाब से वापस से उल्टा चलेंगे इसको। तो अब हमारे दिमाग में क्या है, एक कॉन्सेप्ट रहेगा कि किस मुद्दे पे बात चल रही है। तो 1 मिनट लगाया हमने इसको पढ़ने में, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने, ध्यान रखना है पूरे के पूरे पैसेज को सॉल्व करने में। प्रश्न आया, शिक्षक अपने शिष्यों का खाली स्थान उपयोगी बनाता है। अब यहाँ पे आया हमारे पास ज्ञान को उपयोगी बनाता है, शरीर को, जीवन को, और या फिर कुछ नहीं। तो यहाँ पे अब जो है इस प्रश्न को इसमें ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस यहां लगाना है थोड़ा सा दिमाग। देखो, शिक्षक अपने शिष्यों का उपयोगी, यहाँ पे मुझे 3 शब्द जो है वो सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, शिक्षक, शिष्य, उपयोगी, ठीक है। अब यही लाइन जो है मुझे इसके अंदर ढूंढनी है, तो अब आसान हो जाएगा ना ढूंढना, अब आसान हो जाएगा। अगर मैं ये सारे ढूंढूंगा, ऐसे पढ़ता रहूंगा मैं दोबारा से पूरा, तो नहीं, लॉजिक ही नहीं मिल रहा है। हमें क्या करना है, प्रश्न को पहचानना है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, शिक्षक शिष्य, ये तो हमें पहले से ही पता चल चुका है जब हमने इसको पढ़ा है। अब क्या है, उपयोगी शब्द ढूंढना है, आसान से मिल जाएगा। देखो, अब मैं यहां से ढूंढना शुरू करता हूं, शिक्षक महान, शिक्षक भगवान का रूप, शिक्षक का जीवन उपयोगी, ये आ गया शिष्यों, ठीक है। शिक्षक अपने शिष्यों का जीवन उपयोगी बनाता है, ठीक है, जीवन उपयोगी बनाता है, थर्ड ऑप्शन आंसर राइट हो गया आपका। इस तरह से ढूंढना है आंसर को। दूसरे पे आएंगे, गद्यांश में किस महान शिक्षक का जिक्र किया गया है, महात्मा गांधी या फिर महात्मा बुद्ध या फिर विवेकानंद या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। तो अब मुझे ढूंढना पड़ेगा इन चारों में से किसी एक का नाम। तो अब मेरा फोकस किस पर रहेगा, नाम के ऊपर रहेगा। पूरे पैराग्राफ को जब मैं पढ़ूंगा दोबारा से, तो मेरा फोकस किस पर रहना चाहिए, एक नाम है जो इसके अंदर आया है, तो नाम तो हम आसानी से जान लेते हैं ना। अब मैंने जैसे पढ़ना शुरू, भारतीय संस्कृति, शिक्षक कहीं नाम नहीं आ रहा, भगवान नाम नहीं है, शिक्षक नाम यहाँ पे भी नहीं आया, हमेशा शिक्षक हमारे समाज का यहाँ पे भी नहीं है, शिष्यों का, शिक्षक सम्मान, लोगों को शिक्षित कर, महात्मा बुद्ध आ गया, महात्मा बुद्ध। अब मैं चेक जरूर करूंगा कि कहीं किसी और का भी तो नहीं है आगे, दृष्टांत, कथा, शिष्यों का, मनुष्य, और कोई नाम नहीं है इस पूरे पैराग्राफ में, तो मेरा आंसर राइट हो गया, महात्मा बुद्ध। इस तरह से ढूंढना है। उसी प्रकार से अब आया तीसरा प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने प्रयोग किया किस चीज का, व्याख्यान, दृष्टांत, कथा, सभी का। तो यहां पे जो मेरे लिए एक शब्द है वो है प्रयोग। प्रयोग किया है किसने, महात्मा बुद्ध ने। 2 चीजें मुझे ढूंढनी है पूरे पैराग्राफ में कि महात्मा बुद्ध और प्रयोग, आंसर अपने आप मिल जाएगा। अब मैंने जैसे ढूंढना शुरू किया यहाँ पे, शिक्षक भगवान, शिक्षक अपने शिष्यों का जीवन, हमेशा शिक्षक का समाज अभिन्न अंग, शिष्यों को शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, शिक्षित करने के लिए महात्मा बुद्ध। तो नाम तो मुझे पहले से मिला हुआ था, मिल गया। देखो, तो महात्मा बुद्ध ने व्याख्यान, दृष्टांत एवं कथा का उपयोग किया, व्याख्यान का उपयोग किया, दृष्टांत का, कथा का, व्याख्यान, दृष्टांत, कथा, यानी कि तीनों आ गए। इसका मतलब सभी वाला आंसर राइट हो जाएगा आपका, सभी का उपयोग किया। तो ये एक पैटर्न होता है, हमें थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत होगी, तब हम सॉल्व करेंगे इसको। अगर हम ऐसे ही पढ़ते पढ़ते रह जाएंगे उसको, तो फिर टाइम ज्यादा खप जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरह से करना है हमें इसको सॉल्व, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब हम बात करने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी की, और ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो ईवीएस पेडागोजी की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, इसमें जो प्रश्न आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग वाले आते हैं, मतलब आपकी समझ पे डिपेंड करेंगे कि आप पेडागोजी को लेकर के, शिक्षण को लेकर के किस तरह की समझ रखते हैं। जैसे कि बाकी सीडीपी में टॉपिक्स होते हैं अलग अलग टाइप के, व्यक्ति की भिन्नता हो गई, आपका जो है प्रगतिशील शिक्षा हो गई, या आपका जो है बाल विकास हो गया, उसमें क्या है टॉपिक्स हैं। इसी प्रकार से हिंदी पेडागोजी में भी टॉपिक्स बटे हुए हैं, भाषा कौशल हो गया, भाषा अर्जन अधिगम हो गया। लेकिन इसमें ईवीएस पेडागोजी में क्या है, इसमें ईवीएस में इसमें टॉपिक्स बटे हुए नहीं है। ये हमारा जो है ईवीएस को कैसे पढ़ाते हैं, मेनली डेली लाइफ में घुस करके प्रश्न निकाल के लाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको बच्चे को बीज अंकुरण सिखाना है कि बीज अंकुरण कैसे होता है, तो उसके हिसाब से, बीज अंकुरण सिखाने के हिसाब से निम्नलिखित 4 कथनों में से सही कथन कौन सा होगा। अब 4 कथन दे देगा कि बीज अंकुरण के ऊपर आप उसको पीपीटी फिल्म दिखा दीजिए, पीपीटी दिखा दीजिए। दूसरा वो कहेगा कि आप उसको जो है क्लास में एक पौधा लेकर आइए और वो पौधा दिखा करके उसको पढ़ाइए। तीसरा ऑप्शन दे दिया कि आप उसको चार्ट पेपर पे चित्र बनाकर समझाइए। और चौथा ऑप्शन दे दिया कि बच्चे को आप कहिए कि वो एक बीज लेकर आए और उसको पानी में भिगोए और बीज अंकुरण की
बीज अंकुरण होते हुए उसको पूरा एनालाइज करे, उसको देखे। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही आपका, जिसमें बच्चा खुद से एक्टिविटी कर रहा है, यानी कि खुद से ही वो ऑब्जर्व कर रहा है, बीज अंकुरण कर रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें हमें थोड़ी सी समझ बनानी पड़ेगी और किस तरह से हम जो है प्रश्न के आंसर को ढूंढ के बाहर निकालेंगे। सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने, एक एक करके समझते हुए चलेंगे। अगर ये पॉइंट्स आपने कंप्लीटली समझ लिए ना, अभी 5 मिनट का खेल है 10 मिनट का, तो आप पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो देखो समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज तो ये समझते हैं कि पर्यावरण जो है वो एक एकीकृत विषय है। बार बार हमारे सामने ये बात आती है कि जो ईवीएस है वो एकीकृत विषय है, तो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा का समावेशन है। तो एक प्रश्न इस बार पिछले साल ये भी बना था कि ईवीएस के अंदर किन चीजों से या किन सब्जेक्ट से कंटेंट उठाया गया है। तो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और पर्यावरण है। ये ही 3 चीजें हैं, इसके अलावा बाहर से कोई भी आपका पॉइंट लिखा होगा वो हटा देना। ये 3 ही आएंगे, वही ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों है ऐसा, क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया क्योंकि ईवीएस को जो है एक समग्र रूप देने के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने पर्यावरण को, अपने चारों तरफ के जो पर्यावरण है उसको संपूर्ण रूप में देखते हैं, इसलिए इसको दिया गया है। वो ऐसा नहीं देखते कि ये वाला कंटेंट जो है, ये वाली चीज जो है वो बायोलॉजी के अंदर आएगी, ये वाली चीज जो है वो भौतिक विज्ञान के अंदर आएगी। उनको इतनी चीजें नहीं पता, तो उनको एक पूरा समाज का, पूरा वातावरण का एक साथ एक सब्जेक्ट बनाने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है। उसके अलावा जो है ये कक्षा 3 से पढ़ाना स्टार्ट होता है, कक्षा 3 से 5 तक चलता है। तो कक्षा 1 और कक्षा 2 में क्यों नहीं पढ़ाया जाता ईवीएस? तो इसका जवाब ये है कि कक्षा 1 और 2 में ईवीएस को गणित तथा भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। क्लियर है इतनी बात? ये वाली लाइन एनसीएफ के अंदर पूरी साफ सुथरी लिखी गई है, और गणित पेडागोजी की अगर आप एनसीईआरटी की किताब देखोगे उसके अंदर भी लिखी गई है। तो इसलिए ये लाइन आपकी जहां पे आती है वो आंसर राइट होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है प्रश्न को सॉल्व करते समय, जब आप ईवीएस पेडागोजी सॉल्व कर रहे होंगे। पहली चीज तो यह है कि पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ये अपने आप में एक ऑप्शन भी है और अपने आप में एक नियम भी है कि जब भी आप ईवीएस के बारे में पढ़ा रहे हैं और ईवीएस का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बच्चे को क्लासरूम से बाहर लेके जा रहा है, यानी कि रियल वातावरण में ले जाके उसको एक्सपीरियंस, वास्तविक जो अनुभव करवा रहा है। तो उस ऑप्शन को आपको चुन लेना है, वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गतिविधियां और क्रियाकलाप का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल विषय है, तो इसमें गतिविधियों के द्वारा ही सीखेंगे। व्याख्या इसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर आप कहें कि टीचर व्याख्या के द्वारा पढ़ा के चले जाएगा तो बिल्कुल खत्म। व्याख्या से कभी भी ईवीएस नहीं पढ़ाया जाता। दूसरी चीज, बच्चा आपका सक्रिय होना चाहिए। जिस ऑप्शन में आपको ये दिख रहा होगा 4 ऑप्शन में से कि इस वाले ऑप्शन में बच्चा खुद से लगा हुआ है या बच्चा खुद से एक्टिविटी कर रहा है, वही ऑप्शन आपका सही होगा वहां पर। अधिकतम गतिविधियां बच्चों से करवाओ। जैसे अभी मैंने फॉर एग्जांपल दिया था आपको कि बीज अंकुरण ही सिखाना है अगर आपको, या पौधा कैसे उगता है वो सिखाना है, तो बच्चों से करवाओ कि बच्चा खुद ही बीज लेके आए और खुद ही गमले में बोए बच्चा, और फिर खुद ही उसको ऑब्जर्व करे कि उसमें से पत्तियां निकलना स्टार्ट हो रही है। बच्चे से करवाओ काम। तो क्षेत्र भ्रमण सबसे बेस्ट टेक्निक है आपकी। अगर कोई भी आपसे जो है ये प्रश्न आता है कि बच्चे को जो है वृक्ष संरक्षण के बारे में बच्चों को एक कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो आप किस विधि का इस्तेमाल करेंगे? तो नीचे 4 ऑप्शन देगा आपको कि चार्ट पेपर के द्वारा समझा दीजिए, बच्चों से नारे लेखन के द्वारा जो है पढ़ाइए आप, या बच्चों को पीपीटी के द्वारा पढ़ाइए आप, और एक ऑप्शन देगा आपको कि बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाइए और वहां पे वृक्षों के पास बच्चों को लेकर जाइए और वृक्षों के बारे में जानकारी दीजिए और उसको संवेदनशील बनाइए बच्चों को। तो क्षेत्र भ्रमण वाला ऑप्शन आपका हमेशा राइट होता है, क्योंकि वहां पे क्या है, वास्तविक चीजें देखने को मिल जाती है बच्चे को। चलिए और पॉइंट आगे, वास्तविक अनुभव उपलब्ध कराना, जो कि मैं कह चुका हूं। बच्चों को समूह परियोजना दी जाए, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से मिलकर के भी चीजों को सीखते हैं। बच्चे की पूर्ण भागीदारिता होनी चाहिए, सहभागी होना चाहिए। गृह कार्य और दत्त कार्य देने का उद्देश्य अधिगम विस्तार होता है। कई बार प्रश्न पूछता है कि ईवीएस की पाठ्यचर्या में आप गृह कार्य क्यों देते हैं बच्चे को, तो कई बार ऑप्शन दे देगा माता पिता को उसमें इंक्लूड करने के लिए, बच्चे को व्यस्त रखने के लिए घर पर। तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि अधिगम विस्तार होता है उससे। प्रश्न पूछना बच्चे के चिंतन कौशल एवं कल्पना कौशल को बढ़ावा देता है और बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न करता है, ये बात याद रखें। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर किस्से कहानियां बच्चों की रुचि बढ़ाने का उत्तम साधन है। ठीक है, ये तो है कॉन्सेप्ट किस तरह से। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे हमारी मैराथन क्लासेस भी चल रही हैं। अभी 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीटेट अंतिम आक्रमण नाम से, सीटेट 2023 अंतिम आक्रमण।
आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तब भी आ जाएगी। उसके अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी सीरीज चल रही है और बाकी अदर सब्जेक्ट की चलने वाली है, जो एक एक मैराथन चलेगी, तो वो सब लोग देखते रहना, उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, अब बात करेंगे मैथ पेडागोजी की। तो मैथ पेडागोजी में भी इसी तरह के कुछ नियम है जो आपको ध्यान में रखने होंगे, और आगे कुछ और चीजें भी हैं मैथ पेडागोजी में, तो उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले चीज है, गणित एक तार्किक विषय है। ये हमेशा याद रखेंगे कि ये एक लॉजिकल विषय होता है, इसमें कभी भी जो है कहानी कथन नहीं चलेंगे, इसमें हमेशा लॉजिक चाहिए आपको। दूसरी चीज, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता गणितीय तर्कणा कहलाती है। मतलब जो है, जैसे नैतिक विकास में हमने पढ़ा था कि सही और गलत को पहचानने की क्षमता क्या है, नैतिक तर्कणा। इसमें क्या, गणित, इसमें तर्क संगतता पहचानने की क्षमता क्या हुई, गणितीय तर्कणा। गणित शिक्षण रचनावाद पर आधारित है। रचनावाद मतलब करके सीखना, प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं कि कहीं से पढ़ लिया और उसको याद कर लिया, नहीं, जब तक आप उसको खुद से नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि पेडागोजी में जो ऑप्शन आपको ऐसा दिखे जिसमें बच्चा खुद से कुछ कर रहा है, वो ऑप्शन राइट होता है। बच्चे खुद से करके, बच्चे को खुद से करने के अवसर दें आप, ठीक है, करके सीखने के। गणित का अध्ययन बच्चों की अपनी शक्ति का चिंतन बढ़ाता है, मतलब मानसिक शक्ति का, तर्क शक्ति का और मानसिक क्रियाओं आदि का विकास होता है इससे। उसके अलावा गणित विज्ञान विषयों का आधार विषय है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि विज्ञान जो है बिना गणित के वास्तव अपने अस्तित्व में नहीं आ सकते। जैसे कि विज्ञान ने पता लगाया, मान लो कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो विज्ञान ने तो पता लगा लिया कि वहां आना जाना या जो भी इस तरीके से, लेकिन उसको नापा कैसे जाएगा, उसको गणित से नापा जाएगा। अब जैसे कि आप जो है विज्ञान पढ़ा रहे हैं और आप विज्ञान कहेंगे कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां हैं, अब 206 नंबर कहां से आया, गणित से आया, है ना। तो गणित के बिना जो है विज्ञान नहीं चल सकता, ये बात याद रखेंगे। बच्चों को स्वयं उनके उत्तर की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को गणना करना तथा अभ्यास करने के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। ठीक है, अब बात करें गणित की शिक्षण विधियों की। सॉरी। सबसे पहली आगमन विधि और दूसरी है निगमन विधि। तो इसमें क्या होता है, आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं बच्चे के सामने, और उसके बाद में बच्चा जो है वो नियम तक पहुंचता है। कैसे, जैसे कि बच्चे को आपने जो है जोड़ने की प्रक्रिया ही सिखानी है बेसिक स्तर पे, तो आपने 2-3 सवाल उनको करके दिखा दिए कि इस तरह से ये जोड़ सकते हैं, इस तरह से ये जोड़ सकते हैं। अब कहा आपने कि अगले जो सवाल हैं वो आप खुद से करेंगे। यहां पर जो है आपको कोई नियम नहीं बताया जाएगा, कोई भी रूल्स नहीं बताए जाएंगे। बच्चे से कहेंगे आप कि बच्चे आप खुद से ही इसको करो। बच्चा एक बार कोशिश करेगा, गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा दूसरा तरीका लगाएगा, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा तरीका लगाएगा, अगर वो सही हो गया, फिर बच्चा उस तरीके का इस्तेमाल दूसरे सवाल को सॉल्व करने में करेगा। अगर वो सवाल भी उस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं तो फिर उस तरीके को एक नियम मान लिया जाता है। इसलिए इसको कहते हैं हम कि ये उदाहरण से नियम की ओर चलता है। ठीक है, और इसका उल्टा है निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है कि पहले से ही नियम लिखे होते हैं किताब में, या जैसे कि अलजेब्रा में होते हैं, बीजगणित में, तो उसमें पहले से ही नियम दे दिए हैं। अब उस नियम का इस्तेमाल करते रहो और उस फॉर्मूले को रखते रहो सवाल में, और आंसर आपका लाता रहेगा वो। तो ये क्या होता है, एक तरह का रटन हो जाता है कि पहले से ही रूल्स बता दिए हैं, बच्चे को खुद से खोजने का अवसर नहीं मिलता इसमें। ठीक है, विश्लेषण विधि क्या होती है, विश्लेषण में चीजों को बांटा जाता है, यानी कि तोड़ा जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल ये है कि इसमें ज्यादातर घटाने वाले और भाग वाले सवाल आते हैं दो चीजों के। जैसे कि मान लीजिए ये सवाल आएगा कि एक दूधिया जो है एक हफ्ते में 700 लीटर दूध बेचता है। क्या, एक हफ्ते में 700 लीटर दूध बेचता है, तो अब बताओ एक दिन में कितने लीटर दूध बेच रहा है। तो ये विश्लेषण विधि होगी जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, 700 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 700 को हमें 7 भागों में तोड़ना पड़ रहा है। तो जहां पे तोड़ने की बात करते हैं, अलग अलग छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो बांट करके जो सवाल होता है उसको हम विश्लेषण विधि कहते हैं। इसी प्रकार से इसका उल्टा है संश्लेषण विधि। संश्लेषण में हम चीजों को जोड़ते हैं। क्या करें, संश्लेषण में जोड़ते हैं। जैसे कि इस तरह के प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति जो है दुकान पे गया, उसने 50 रुपए की चीनी ली, 40 रुपए के चावल लिए, 20 रुपए का उसने जो है कुछ भी नमक ले लिया, या उसने जो है टॉफी खरीद ली। अब बताओ उसको जो है वो दुकानदार को टोटल कितने पैसे देगा। तो ये जो सवाल हुआ, ये एक तरह का इसमें जो विधि लगेगी वो संश्लेषण विधि रहेगी। क्लियर है इतनी बात, बेसिक सी चीजें हैं, ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे एक वैन हिले का ज्यामितीय समझ का सवाल आता है। तो इसमें इस तरह से प्रश्न पूछता है कि एक बच्चा जो है वो आकृतियों को उनके
दिखने के आधार पर पहचान लेता है। मतलब आकृतियों की पहचान जो वो कर रहा है उनके दिखने के आधार पे, उनकी विजिबिलिटी कैसी है। जैसे कि ये वाला जो ये जो एक आकृति है और ये वाली जो आकृति है, तो इस इन दोनों में वो विभेद कर पा रहा है। वो कह सकता है कि ये अलग आकृति है और ये अलग आकृति है, लेकिन उसको नाम नहीं पता। तो वो किस आधार, इन पांचों स्टेज में से वो किस स्टेज पे है, ये आपको बताना होगा। तो अब मैं बताता हूं किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन सी स्टेज पे बच्चा है। सबसे पहली चीज, यहाँ पे चाक्षुषीकरण है। चाक्षुषीकरण का मतलब होता है देखना। चाक्षु मतलब देखना। तो जब बच्चा किसी भी चीज को उसको देख करके पहचानता है, सिर्फ देखने के आधार पे, तो तब बच्चा जो है इस स्टेज पे होगा। अब जैसे कि मैं उससे कहूं कि ये उसको एक ये आकृति है जो उसकी किताब में है। अब रियल में उसको एक समोसा उपलब्ध कराया जाए जो कि इस तरह का दिख रहा होगा, तो जब वो दुकान पे समोसा खाने जाएगा तो वो उसको पहचान लेगा कि ये समोसा जो है उस आकृति के जैसा है जैसी मैंने किताब में पढ़ी थी। समझ पा रहे हो? लेकिन उसको उसका नाम नहीं पता, उसको इसका नाम नहीं पता। तो वो इस स्टेज पे है कि चाक्षुषीकरण वाली स्टेज पे है भी आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है एक स्टेज इसमें और आती है, इसी चाक्षुषीकरण की जो लास्ट स्टेज होती है, मतलब इसी स्टेज में चल रहा है बच्चा और लास्ट में आके वो नाम भी जान लेता है कि हाँ ये त्रिकोण है, ये गोला है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब विश्लेषण की बात आती है, अब सेकेंड स्टेज पे बच्चा, तब बच्चा उन आकृतियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर जानने लगता है। विश्लेषण मतलब अब विशेषताओं के आधार से जानेगा। जैसे कि आयत में जो है चार भुजाएं होती हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये इसकी विशेषता है। तो ये विशेषता जब बच्चा पहचानने लगता है, गोले में जो है, गोले में कोई भुजा नहीं होती, गोले में त्रिज्या होती है या फिर व्यास होता है या फिर इसकी परिधि होती है। ठीक है, तो इन विशेषताओं को जब बच्चा पहचानने लगेगा, इसका मतलब वो विश्लेषण वाली स्टेज में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। और अब जब बच्चा तीसरी स्टेज में आएगा, तो तीसरी स्टेज में अनौपचारिक निगमन यानी कि मापना उसको आ जाएगा, जैसे कि छोटा बड़ा। जैसे कि मैं बात करूं, यहां पे बच्चा एक ये है आयत और एक ये है, तो वो इसको नाप करके या देख करके ये बताएगा कि ये वाली जो भुजा है, सॉरी, ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा से बड़ी है, और ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा से बड़ी है, और ये वाली भुजा इन सब से बड़ी है। तो जब बच्चा इसको अगर नाप सकता है लेकिन बिना किसी स्केल के, उसको ये नहीं पता कि ये 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है, उसको भी ये ज्ञान नहीं है कि वो सेंटीमीटर में या इंच में या कोण में नाप सके। लेकिन उसको इतना पता है वो अनऑफिशियली नाप सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो अगर अपने टिफिन बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए भी, या जो उसका ज्योमेट्री बॉक्स है उसका इस्तेमाल करते हुए अगर वो चीजों को नाप लेता है, तो वो अनौपचारिक निगमन के अंदर आएगा। लेकिन उसके बाद में जब वो इनके बिल्कुल जो है इनको नाप लेगा उस तरह से कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये इस तरह से है, और इनका जोड़ना घटाना वगैरह वगैरह उसको आ जाएगा, तो अब आ जाता है वो औपचारिक में। ठीक है, फिर उसके बाद में वो औपचारिक निगमन में आ गया। अब यहाँ पे दृढ़ता वाला जो स्टेज आती है, यहाँ पे वो कैलकुलेशन वगैरह सब चीजें सीख जाता है और ज्यामिति में अपनी परफेक्ट वाली स्टेज पे आ जाता है। यानी कि वो इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता है। जब वो पूरे नियम जान जाता है ज्यामिति के, तो वो दृढ़ता वाली स्टेज में आ जाता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, बहुत मेहनत भी लगी है इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन जरूर दबा लेना, उससे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मुझे फीडबैक जरूर देना कैसी लगी वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत आप लोगों की कितना काम आई है। तो एक कमेंट तो बनता है, एक कमेंट जरूर करके जाना और शेयर जरूर करना सब लोग, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ इस वीडियो को। उसके अलावा मैराथन क्लासेस देखते रहना, चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। उसके अलावा ईवीएस एनसीईआरटी जो है इस वीडियो में कवर नहीं है, तो एनसीईआरटी के लिए आपको यूट्यूब पे ही सर्च कर लेना, ईवीएस एनसीईआरटी बाय एससे टीचर एकेडमी। ठीक है, ईवीएस एनसीईआरटी बाय एससे टीचर एकेडमी। जब आप ये लिख के सर्च करोगे तो एक बड़ी वीडियो मैराथन क्लास आएगी आपके पास, सबसे ऊपर ही आ जाएगी वो।
तो वो लगभग 1.5 या पौने 2 घंटे की है। तो उसमें पूरी ईवीएस एनसीईआरटी जो है पूरी आपकी कवर की गई है। उसके अलावा भी सारी मैराथन क्लासेस आपकी चल रही हैं, तो उन मैराथन क्लासेस को करो, आपकी जो है सीटेट की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपका सीटेट पास भी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपको जल्दी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बस बेस्ट ऑफ लक आप